ये सीरीज अभी नहीं आई है। इसकी कहानी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर वोंग कहानी की शुरुआत में अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वैसे वोंग का बस एक ही ड्रीम है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हो जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन अचानक से उसे पता चलता है कि जिस लड़की का उस पर क्रश था वो लड़की भी उसे पसंद करती है। वोंग तो ये जानकर बहुत खुश होता है, लेकिन इससे उस लड़की का दूसरा लवर मतलब कि जो दूसरा लड़का उस लड़की को पसंद करता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो लड़का एक गुंडा मवाली है, मतलब वो एक गैंग का लीडर है। इसी वजह से उसने वोंग को उठा लिया और वोंग को धमकाने की कोशिश की। वैसे तो वो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था, लेकिन बात जान पर आ चुकी थी। खैर अभी कहानी की शुरुआत में हमें वोंग और उसके दोस्तों को जेंगा नाम के एक गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। अभी गेम के रूल्स ये थे कि जो भी हारेगा उसे एक डेयर पूरा करना होगा। जब बारी शिन याओ यानी कि उस लड़की पर आती है तो वो ट्रुथ चुनती है। इसका मतलब उसे एक सच बताना होगा। वो लोग उससे क्रश के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो वोंग का नाम लेती है क्योंकि उसे सच बोलना था। अब ये चीज सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, पर शिनाओ बताती है कि उसका बचपन से ही वोंग पर क्रश था, जो जानकर वोंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो 7वीं आसमान पर पहुंच चुका था, पर अगले ही पल वही लड़का जो शिनाओ को पसंद करता वो अपने कुछ दूसरे गुंडे दोस्तों के साथ वोंग को किडनैप कर लेता है। वोंग इन लोगों से पहले कभी नहीं मिला था, इसका मतलब ये वोंग की उनसे पहली मुलाकात थी। इसी वजह से वोंग ने उनमें से किसी को भी नहीं पहचाना था, पर जहाँ सामने खड़े लड़के ने अपना नाम संगजिन बताया तो वोंग उसे पहचान गया, क्योंकि यही लड़का बहुत टाइम से शिनयाओ को छेड़ रहा है, मतलब उसे परेशान कर रहा है। वोंग को ये चीज जानने के बाद अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, और कमजोर होने के कारण वो कुछ भी कर नहीं सकता था। वैसे अभी संगजिन ने वोंग को सिर्फ धमकाने के लिए किडनैप किया था, इसी वजह से वो नॉर्मली वोंग को समझा सकता था। पर वो सबसे पहले शिनयाओ को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि जिस लड़की को वो पसंद करती है वो कितना ज्यादा कमजोर है। अभी यहाँ संजिन के साथी ने वोंग को कॉलर से पकड़ रखा था। वोंग यहाँ संजिन को समझा रहा था कि इस चीज में शिनयाओ को लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन संजिन उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि वो वोंग को धमकी देता है कि वो उसकी जान ले लेगा। यहाँ संजिन की बात एक शर्त थी कि अगर वोंग प्रॉमिस करता है कि आगे से वो कभी शिनयाओ से ना ही मिलेगा और ना ही बात करेगा तो ही वो उसे यहाँ से जाने देगा। अगर वोंग प्रॉमिस नहीं करता तो वैंग के लिए ठीक नहीं होगा। अभी यहाँ संगजिन के एक साथी ने वोंग को जोरदार पंच मारा, सिर्फ उसे थोड़ा डराने के लिए, पर वोंग को इस चीज से गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही अपने सर से उस आदमी पर हमला कर दिया। वोंग ने अभी इतनी तेजी से हिट किया था कि उस आदमी के हाथ से गलती से वोंग की कॉलर छूट गई और वोंग वहाँ ब्रिज से सीधा पानी में गिर पड़ा। नीचे एक बहुत बड़ा तालाब था और वोंग को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वोंग नीचे की तरफ डूबता जा रहा था। साथ ही सर से जोरदार हमला करने के कारण अभी वो अपने सेंसेस में भी नहीं था। इधर संगजिन तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अनजाने में ही सही उसने एक मर्डर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ वोंग जो कि अभी पानी में नीचे डूबता जा रहा है, उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी। ये वो समय था जब वोंग छोटा था, मतलब जूनियर स्कूल में था। तब वोंग के अच्छे खासे दोस्त थे, लेकिन तभी वोंग कमजोर था। आज भी कुछ लड़कों ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा, जिस कारण से जब वो वापस स्कूल से लौट रहा था तो 2 लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए गुजरती हैं। वोंग को उनकी बात का बुरा लगता है। वोंग को इस चीज के लिए बुरा नहीं लगता कि उन्होंने वोंग का मजाक उड़ा, बल्कि वोंग दुखी है क्योंकि वो खुद कमजोर है। वो खुद इस चीज पर कुछ कर भी नहीं पा रहा। अभी वोंग वहीं बैठ जाता है क्योंकि आज वो अम्ब्रेला भी नहीं लाया था और बाहर बारिश हो रही थी। तभी वहाँ शिन्याओ आती है जो कि वोंग से कहती है कि वो उसे अपने अम्ब्रेला में ले जा सकती है, पर वोंग कहता है कि नहीं, वो बारिश रुकने का इंतजार कर लेगा। वोंग के चेहरे पर अभी उदासी थी, जो चीज शिन्याओ ने नोटिस कर ली थी। वैसे वोंग जब खड़ा होता है तो शिन्याओ देखती है कि उसके हाथ पर एक कट लगा हुआ है, मतलब वोंग के हाथ पर चोट लगी हुई थी। वो तुरंत ही अपने बैग से बैंडेज निकाल कर लगाती है। अभी जब वो ऐसा कर रही थी तो वोंग की नजर शिन्याओ के चेहरे पर पड़ती है और तभी से वोंग शिन्याओ को लाइक करने लगता है। ये वो सीन था जब इन दोनों की दोस्ती हुई और इसके बाद से दोनों ही एक दूसरे को सीक्रेटली ही सही पर लाइक करने लगे। क्या है, जब सीन वापस करंट टाइम पर आता है जहाँ वोंग तालाब के अंदर डूबता जा रहा था, अचानक ही वोंग को होश आता है और वोंग पानी में पलटता है तो उसे एक रोशनी दिखती है जो कि नीचे की तरफ से आ रही थी। वैसे वहाँ वोंग को ऊपर लाइट नहीं दिखाई दे रही थी, मतलब वो पानी में बहुत ज्यादा नीचे आ चुका था। इसका मतलब लगभग वो मरने ही वाला है, लेकिन मरने से पहले वो जानना चाहता था कि आखिर वो रोशनी है क्या। इसी वजह से वो और पानी के नीचे चला गया जहाँ जमीन पर उसे एक क्यूब पड़ा हुआ दिखा। वोंग ने जैसे ही उस क्यूब को टच किया तो अचानक से एक अजीब सी एनर्जी वोंग की पूरी बॉडी में ट्रांसफर होने लगी, जिसके बाद वोंग एक क्यूब में टेलीपोर्ट हो चुका था। वो खाली जगह थी, साथ ही वोंग के सामने एक स्क्रीन थी जो कि वोंग को बता रही थी कि वोंग को सिस्टम की पावर मिली है। मतलब वोंग
ने किसी तरह का कोई खास सिस्टम अनलॉक कर लिया है। वोंग को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर अचानक ही फिर से स्क्रीन शो हुई जिस पर लिखा हुआ था कि वोंग एक लिमिट तक टेलीपोर्ट कर सकता है। ये चीज नॉर्मल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से वोंग को यकीन नहीं हुआ, पर अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर उसी लेक के करीबन 15 मीटर ऊपर आ गया। वोंग अभी हवा में था, इस वजह से एक पल के लिए उसे लगा कि वो जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हवा में ही फ्लोट कर रहा था। वो नोटिस करता है कि वो संग जिनवू और साथ ही उसके वो दोस्त अभी भी उसे तालाब के आसपास ढूंढ रहे हैं कि कहीं वोंग तैर कर ऊपर आ गए हो। साथ ही वो कोशिश कर रहे थे कि वो वोंग को वहां से निकाल पाए, क्योंकि संजिन नहीं चाहता वोंग मारा जाए, वरना उस पर मर्डर केस के चार्जेस लग सकते हैं। अभी संजिन को टेंशन में देखना ये तो नॉर्मल है, लेकिन वोंग हवा में इस चीज को लेकर वो कुछ ज्यादा ही हैरान था। पर अचानक ही फिर से वो टेलीपोर्ट हो गया। यहाँ संजिन ने भी ऊपर आसमान में किसी की आवाज सुनी थी, पर जब तक उसने ऊपर उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दूसरी तरफ वोंग अभी टेलीपोर्ट होकर अपने स्कूल पहुंच चुका है। वो सीधा जाकर बेंच पर गिरता है और सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ आया कैसे। अब तक वोंग ये चीज समझ चुका था कि उसके पास सच में टेलीपोर्टेशन की पावर आ चुकी है। साथ ही उसे अपने सर में एक आवाज सुनाई दे रही है जो कि उसे इंस्ट्रक्शन दे रही है। वोंग कहता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे सर में कैसे घुसे, पर वो आवाज वोंग को बताती है कि उसके सर से नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉडी में है। वोंग कहने लगता है कि तुरंत ही मेरी बॉडी से निकल जाओ, और इतने में ही वो आवाज बताती है कि कोई इस जगह पर आ रहा है। असल में वो उस वॉचमैन की बात कर रही थी। वैसे अभी वो वॉचमैन जब बाहर उसी सेम क्लासरूम में दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, बस जमीन पर थोड़ा पानी पड़ा हुआ था। असल में वो सिस्टम वोंग को टेलीपोर्ट कर उसके कमरे में ले आया था, जहाँ आने के बाद वोंग सबसे पहले शिनाओ को कॉल करता है, जिससे कि वो उसे ये बता पाए कि वो पूरी तरह से ठीक है। शिनाओ ने कॉल उठाते ही अपने क्वेश्चन शुरू कर दिए कि तुम ठीक हो या नहीं, जिस पर वोंग ने जवाब दिया कि वो पूरी तरह से ठीक है। पर शिनयाओ कहने लगी कि तुमने क्या सोचा, क्या हमें संगजिन की कंप्लेंट पुलिस में करनी चाहिए, पर वोंग अभी के लिए मना कर देता है, क्योंकि संगजिन तो पहले ही वोंग की बॉडी ढूंढते हुए बहुत परेशान है, इसलिए उसे थोड़ा परेशान ही रहने देना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी सोचने वाली है कि जब शिनयाओ ने वोंग को पानी में डूबते हुए देखा तब आखिर उसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की। खैर ये बात जरूरी नहीं है। अभी के लिए वोंग शिनयाओ को चिंता न करने का कहकर फोन काट देता है और अपने बेड पर लेट जाता है, क्योंकि वो भी बहुत थक चुका है। उसने आज बहुत सारी चीजें देख ली जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। वैसे अभी सोने के बाद जब वो फिर से जागा तो उसने सिस्टम से उस टेलीपोर्टेशन पावर के बारे में पूछा। सिस्टम बताता है कि ये चीज उसकी एनर्जी से काम करती है, मतलब वोंग के पास जो एनर्जी है वो उस एनर्जी से ही टेलीपोर्ट हुआ है। इसमें सिस्टम का हाथ नहीं है। वोंग ने बस सिस्टम से वो टेक्निक सीखी है जिससे टेलीपोर्ट हुआ जा सकता है। हालांकि वोंग को अभी तक पूरी तरह से ये चीज नहीं पता, इसलिए सिस्टम उसे सजेशन देता है कि वोंग को पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वोंग ने बात को समझा और प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। वोंग टेलीपोर्ट होते हुए एक बिल्डिंग पर आता है, लेकिन वो महसूस करता है कि वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है। सिस्टम बताता है कि ये चीज वो पहले ही समझ चुका था कि ये वोंग की एनर्जी से वर्क करती है, मतलब अगर वोंग ज्यादा बार टेलीपोर्ट करेगा तो इससे वोंग की एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगी, और जब तक वो फिर से एनर्जी रिकवर नहीं कर लेता तब तक वो फिर से पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर अभी तक वोंग को सिर्फ टेलीपोर्टेशन की पावर का पता था, लेकिन सिस्टम उसे एक दूसरी पावर के बारे में भी समझाता है। वो उसे अपने उसी क्यूब में लेकर आता है। जहाँ आने के बाद सिस्टम वोंग से कहता है कि वोंग अगर अपनी आंख बंद कर ध्यान लगाए तो वो कुछ रेडियस तक हर चीज देख सकता है, वो भी बिना वहां पहुंचे। वोंग जैसे ऐसा करता है तो उसे तो अपने अपार्टमेंट के दूसरे कमरे में जाग पा रहा था, वो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा की तरह। खैर इस चीज में भी वोंग की एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, और जब वोंग बार बार कमरों को चेंज कर रहा था जब तक उसे एक फाइनल अच्छा कमरा नहीं मिल गया लंबे समय तक देखने के लिए, तो इस चीज से उसकी लगभग सारी एनर्जी खत्म हो गई और वो वहीं उसी क्यूब के अंदर बेहोश होकर गिर गया। वैसे भी सिस्टम भी वोंग की तारीफ कर रहा था, क्योंकि नॉर्मल वोंग ने एक ह्यूमन होते हुए भी इस पावर को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वोंग की बॉडी अभी इस काबिल नहीं है कि वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाए। इसी कारण से वोंग बेहोश हो गया। कुछ समय बाद वोंग को जब होश आता है तो उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत ही चौंक कर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये एक सपना था, और वहीं उसकी तकिए के पास वो क्यूब पड़ा हुआ था और अब वो आवाज उस क्यूब के पास से आ रही थी। वोंग पूछता है कि आखिर तुम्हारी आवाज बदल कैसे गई, पर वो क्यूब उसे समझाता है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब तक वोंग के पास वो सिस्टम की पावर है, मतलब जब तक वो आवाज वोंग अपनी बॉडी से सुनाई दे रही है तब तक वो आवाज वोंग की बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करेगी। वोंग को कोई चीज समझने के लिए अगर इस चीज को आसान भाषा में समझे तो अगर वोंग को वो आवाज अपनी ही बॉडी के अंदर रखनी है या फिर सिस्टम को अपनी ही बॉडी के अंदर रखना है तो उसे सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। अभी सिस्टम नहीं चाहता कि वो वोंग की बॉडी से एनर्जी खींचता रहे और इस चीज में वोंग की जान चली जाए, वरना उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये चीज सुनकर वोंग पूछने लगता है कि किस तरह का प्लान, और आखिर तुमने मुझ जैसे कमजोर लड़के को क्यों चुना अपना मास्टर बनाने के लिए। सिस्टम बताता है कि उसका एक ही ड्रीम है और वो है इस पूरी दुनिया पर राज करना, और वैसे भी वोंग उस क्यों की बातों से
बहुत ज्यादा हैरान है। इस वजह से वो इंटरनेट पर उस क्यूब के बारे में सर्च करता है, लेकिन वहाँ कोई भी इंडियन इस चीज का ट्यूटोरियल देने के लिए मौजूद नहीं था। ये चीज पहली बार हुई थी। वो सोचता है कि उसे खुद से ही इस क्यूब के बारे में डिटेल निकालनी होगी, लेकिन जब वो सोच रहा था तभी उसे शिन्याओ का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि कल क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। अब वोंग इस चीज के लिए मना तो नहीं कर सकता, लेकिन इस ऑफर के साथ साथ उसे संग जिन का चेहरा भी याद आ गया जो कि उसकी बहुत बुरी हालत करेगा। अब इस संग जिन को याद करते हुए वोंग का गुस्सा आ रहा, वोंग उसे बदला लेना चाहता है, लेकिन इस चीज के लिए वोंग को ताकत की जरूरत है। वो तुरंत ही सिस्टम से पूछता है कि क्या ऐसा कोई फंक्शन है जिससे मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके। सिस्टम बताता है कि ये चीज आसान है, तुम्हें बस कुछ जेम्स की जरूरत है जिससे तुम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो और इससे तुम्हें कुछ और एबिलिटीज और पावर्स मिलेगी। अभी वोंग को नहीं पता कि ये जेम्स किस तरह के होते हैं, और सिस्टम बताता है कि ये नॉर्मल रॉक भी हो सकते हैं। वोंग को ये सुनकर याद आता है कि उसके शेल्फ में एक स्टोन रखा हुआ है, साथ ही उसकी मदर की एक अंगूठी है जिस पर एक हीरा लगा हुआ है जो कि एज अ मैजिक क्रिस्टल, मतलब सिस्टम ने बताया कि जेम्स की तरह काम कर सकते हैं। हालांकि वोंग इतना भी ज्यादा अमीर नहीं है कि वो हीरे लेकर आए और अपनी पावर को बढ़ाए, इस वजह से वो कोई दूसरा तरीका पूछता है। सिस्टम बताता है कि मैंने पहले समझाया कि तुम्हारी पावर को बढ़ाने के लिए जेम्स की जरूरत है जो कि नॉर्मल कहीं भी हो सकते हैं, तुम्हें बस उन्हें ढूंढना होगा। अब वोंग के लिए ये पहली बार है, इसलिए वोंग फिर से सिस्टम की हेल्प मांगता है और कहता है कि तुम ही बताओ कि मैं उन्हें कैसे ढूंढूं। तो सिस्टम अपनी पावर से पता लगाता है और कहता है कि तुम्हारे गार्डन में तुम्हें एक स्टोन मिल सकता है। वोंग ने तुरंत ही एक शॉवल उठाई क्योंकि वोंग को लगा जरूर इस तरह का कीमती स्टोन जमीन के बहुत नीचे होगा, और टेलीपोर्ट होकर अपने गार्डन में पहुंच गया जहाँ उसे कोई भी स्टोन खास नहीं दिख रहा था। सिस्टम कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम अपनी स्पेशल आई की मदद से भी पता लगा सकते हो कि वो स्टोन कहाँ है। वोंग तुरंत ही अपनी आंख बंद करता है और अपनी पावर से पता लगाने की कोशिश करता है। वोंग को अचानक ही एक पेड़ के पास एक लाइट ग्लो करती हुई दिखाई दी। वोंग वहां पहुंचता है और वहां से एक स्टोन उठाता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा स्टोन था जो कि कहीं पर भी पड़ा मिल सकता है। अभी वोंग को शक था कि सच में उसकी पावर बढ़ेगी या सिस्टम उसके साथ मजाक कर रहा है, और सिस्टम कहता है कि ये चीज खुद ट्राई करके देख सकते हो। सिस्टम इंस्ट्रक्शन देता है कि वोंग को फिर से उस क्यूब के अंदर जाना है और उस स्टोन को वहीं क्यूब की दीवार के पास टच करना है। वोंग ने जब ऐसा किया तो उस दीवार ने अचानक ही अपने पास उस क्यूब को ऑब्जर्व कर लिया और वोंग के पास कुछ पावर आने लगी। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि वोंग की जो पावर है वो लगभग डबल हो चुकी है और उसकी जो दूसरी एबिलिटी है उनमें करीबन 1 पॉइंट प्लस कर दिए हैं, मतलब वोंग की पावर थोड़ी बड़ी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पहले से दुगना ताकतवर हो गया, पर फिर भी अब वो पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। सिस्टम ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि इस तरह के स्टोन वोंग को पूरी सिटी में कहीं भी मिल जाएंगे, और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वोंग ढूंढता है उतनी ज्यादा वोंग अपनी पावर बढ़ा सकता है। वोंग भी सुनकर खुश हो गया। अब सीन सीधा अगले दिन सुबह पर आता है जहाँ वोंग अलार्म की आवाज सुनकर जाग चुका था। वोंग को अभी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जैसे ही उसे पता चला कि वो स्टोन्स की मदद से अपनी पावर को बढ़ा सकता है तो उसने लगभग पूरी रात स्टोन हंटिंग की और अपनी पावर को अच्छा खासा इंक्रीज कर लिया। अभी वक्त का स्कूल जाने का, इसलिए वोंग स्कूल पहुंच गया जहाँ जब वो क्लास में बैठा हुआ था तभी शिन्याओ उसके पास आई और वो कहने लगी कि क्या तुम रात के उस इंसिडेंट की एक्सप्लेनेशन मुझे दे सकते हो। अभी वहाँ वोंग के दोस्त भी बैठे हुए थे जिन्हें बस इतना पता है कि शिन्याओ और वोंग एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन उन्हें रात के उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए रात के एक्सप्लेनेशन वाली बात सुनकर उन्होंने कुछ गलत मतलब निकाल लिया था। अभी शिन्याओ भी ये चीज समझ चुकी थी, बाद में बात करेंगे ये चीज बोलकर वो भी बेंच पर बैठ गई। खैर इतने में संजिन और उसके वो दोस्त लोग वहाँ उनकी क्लास में एंटर करते हैं। आते ही संजिन ने क्लास में एक स्टूडेंट को जमीन पर गिरा दिया था, ये कहते हुए कि मेरे रास्ते में खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। खैर अभी वो यहाँ वोंग के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वोंग जिंदा है, और इस चीज पर खुश होने की बजाय उन्हें गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें रात भर वोंग की बॉडी को ढूंढने में बहुत मेहनत की। वो तो चाहते हैं कि वोंग मारा जाए क्योंकि कम से कम उनकी मेहनत कुछ तो मतलब निकालती, पर अभी वोंग जिंदा है इसलिए संजिन यहाँ आया और वो क्लास में चिल्लाकर पूछता है कि आखिर वोंग कहाँ है, जो सुनकर सभी स्टूडेंट संजिन की तरफ देखने लगे थे। अभी वोंग नहीं चाहता कि वो किसी प्रॉब्लम में फंसे, इस वजह से उसने अपने सामने किताब रख ली थी और संजिन की नजर वोंग पर पड़ी और वो वोंग की तरफ बढ़ने लगा। वोंग तुरंत इस सिस्टम से मन में पूछता है कि क्या मैं संजिन को हरा सकता हूँ, जिस पर सिस्टम बताता है कि वो बहुत ही आसानी से यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सबका पावर लेवल अगर पॉइंट में जांचा जाए तो सब 5 पॉइंट के बराबर है, लेकिन तुम ऑलरेडी अपनी पावर को 22 पॉइंट्स तक ले जा चुके हो, इसलिए तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी वोंग तो ये जानकर बहुत खुश था क्योंकि अब वो फाइनली संजिन को सबक सिखा सकता है, पर जैसे ही संजिन आगे बढ़ा तो वहाँ शिन्याओ खड़ी होकर उसे वहाँ से जाने का कहने लगी। वो नहीं चाहती कि वोंग को चोट लगे, पर संजिन उसे बदतमीजी से बात करने लगता है, जो देखकर वोंग भी खड़ा होकर
वहाँ सामने आता है। वो शिनाओ से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ सब कुछ वो हैंडल कर लेगा। हालांकि इतने में ही संगजिन वोंग की तरफ हाथ बढ़ाता है उसकी कॉलर पकड़ने के लिए, लेकिन वोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अभी वोंग की जो ग्रिप थी उसकी स्ट्रेंथ देखकर संगजिन बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि वोंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। संगजिन सोच रहा था कि आखिर एक दिन में वोंग ने इतना कितना प्रोटीन बचा लिया कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई। अभी संगजिन के लिए भी एक पल सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। वो सोच रहा था कि सच में वोंग से लड़ना सही फैसला है या नहीं, पर इतने में ही टीचर वहाँ आ गए, जिन्होंने संगजिन और उसके दोस्तों को वहां से जाने को कहा। अभी टीचर के सामने संगजिन के टीचर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, वरना सच में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए वो यहाँ वोंग के कान में कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि सिन्याओ को चोट पहुंचे तो अभी के अभी स्कूल के पीछे वाले बास्केटबॉल कोर्ट में आकर मुझसे मिलो। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। अभी शिनाओ पूछ रही थी कि आखिर उसने क्या कहा, लेकिन वोंग कहता है कि कुछ नहीं, उसने कोई काम की बात नहीं की। और फिर वोंग बहाना बनाने लगा कि उसका सर दुख रहा है, इसलिए उसे वापस जाना होगा। अभी ऐसा बहाना बनाकर वोंग सीधा उस बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचता है, जहां संगजिन और उसके बाकी दोस्त वोंग का इंतजार कर रहे थे। संगजिन पहले ही हैरान है कि आखिर वोंग की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई, लेकिन उसे डर नहीं है, क्योंकि वोंग एक बार यहाँ आ गया तो वो खुद अकेला उसे लड़ने नहीं आने वाला, बल्कि वो अपने साथ सभी दोस्तों को लेकर आएगा, क्योंकि वो ऐसे भी वो एक विलेन है, इसलिए रूल्स उसके लिए नहीं है। खैर, जब वोंग वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि सामने टोटल 13 लोग हैं। वोंग भी एक बार सिस्टम से कंफर्म करता है कि क्या वो इन सभी को हरा पाएगा, जिस पर सिस्टम कहता है कि शायद हाँ या शायद ना, क्योंकि वोंग के चांसेस अब कम हो चुके हैं। वोंग जब चांसेस के बारे में पूछता है तो सिस्टम बताता है कि सिर्फ 20% चांस है कि वोंग ये जीत पाएगा। जो सुनकर एक पल के लिए वोंग भी सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि अब उसकी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। और जब संगजिन उसके सभी दोस्त वहाँ वोंग के करीब आए तो वोंग बातें बनाने लगा और संगजिन को भड़काने लगा कि वो खुद अकेला आकर वोंग से फाइट करे। नॉर्मल सी बात है, संगजिन को भी अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए दोस्तों के सामने उसे भी दिखाना होगा कि वो स्ट्रॉन्ग है। यही सोचते हुए संगजिन ना चाहते हुए भी आगे बढ़ता है, पर इतने में ही उसी के एक दोस्त कोंग ने उसे रोक दिया और कहा कि इससे मुझे लड़ने दो। अभी संगजिन को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि असल में कोंग उनके ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो संगजिन से ज्यादा ताकतवर है। अभी यही चीज देखकर सभी लोग सोच रहे थे कि वोंग के लिए कोंग से लड़ पाना नामुमकिन है, इसलिए संगजिन को आगे भेजने की जरूरत नहीं। वहाँ दूसरी तरफ वोंग ने भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि उसे सबके साथ एक साथ लड़ने में प्रॉब्लम है। 1v1 में वो सबको हरा सकता है। सिस्टम ने भी बता दिया था कि कोंग का पावर लेवल करीबन 10 पॉइंट का है, इसका मतलब वो वोंग से कमजोर है, इसलिए वोंग उसे हरा सकता है। अभी फाइट यहाँ शुरू होती है और सीन चेंज होकर वहाँ शिन्याओ पर आ जाता है, जो कि अभी थोड़ी चिंता कर रही थी, क्योंकि वो जानती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वैसे सीन वापस यहाँ वोंग पर आया, जो कि अभी कोंग के अटैक्स को डोज कर रहा था। कोंग की हालत खराब थी, क्योंकि पहले उसने बास्केटबॉल से अटैक किया था, जो कि बहुत ही क्विक अटैक था, लेकिन सिस्टम के पहले इन्फॉर्म कर देने के कारण वोंग ने इजिली उस अटैक को डोज कर लिया था। साथ ही अभी कोंग के जो हमले थे वैसे तो वो बहुत तेज है, लेकिन रात को वोंग ने जब अपने स्ट्रेंथ में पॉइंट्स ऐड किए तब कुछ रॉक्स की मदद से स्पीड भी इंक्रीज हुई थी, जिस वजह से कोंग के हमले से बचना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वोंग उन अटैक को बहुत ही इजीली डोज कर रहा था, जिससे कोंग अब थक चुका है, इसलिए वोंग ने तुरंत ही कोंग का एक पैर हवा में रोका और साथ ही उसके चेहरे की तरफ एक पंच किया, जो कि इलेक्ट्रिक पंच था, जिससे कोंग बेहोश हो चुका था। बाद में वोंग ने उसे पकड़कर सीधा दीवार की तरफ फेंक दिया। अभी वोंग उस ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को हरा दिया था, जिस वजह से वहाँ संगजिन के वो सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा शॉक खड़े हुए थे। संगजिन हंसते हुए कहने लगता है कि चिंता करने की क्या बात है, अभी भी गिनती में ज्यादा हम है, इसीलिए इस लड़के को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। अभी वोंग भी समझ चुका था कि अब ये लोग साथ में मिलकर हमला करेंगे। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या कोंग को हराने के बाद उसके जीतने के चांसेस बढ़े हैं, तो सिस्टम बताता है कि सिर्फ 10%, मतलब अब सिर्फ 30% चांस है कि वोंग इस फाइट को जीतेगा। लेकिन वोंग यहाँ से भाग नहीं सकता, इसी वजह से वो लड़ने के लिए तैयार था। वहाँ संगजिन और उसके दोस्त जब हमला कर रहे थे तो वोंग अभी सिर्फ उनके अटैक को डोज कर रहा था या फिर टैकल कर रहा था। वैसे नॉर्मल सी बात थी, अभी 12 लोग एक साथ अटैक कर रहे हैं, इस वजह से किसी को तो हमला लगता ही। यहाँ एक लड़का पीछे से आकर वोंग को लात मारता है, जो कि वोंग को हिट कर जाती है। उस किक को वोंग ने थोड़ा सीरियसली ले लिया था, जिस वजह से वोंग तुरंत ही सीधे जाकर उस लड़के के फैमिली ज्वेल्स पर हमला करता है और उसे सीधा संगजिन के सामने गिरा देता है। इसे संगजिन और ज्यादा घबरा चुका था, पर फिर वो तुरंत ही अपने सभी दोस्तों को वोंग को घेरने का ऑर्डर देता है। अभी भले ही वोंग पहले कभी इस तरह की फाइट में ना पड़ा हो, लेकिन इतनी नॉलेज उसे भी है कि इस चीज की इस तरह के सिचुएशन में थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। इसी कारण से वो तुरंत ही वहाँ से दूर भागता है और फिर सीढ़ियों के थ्रू जंप कर वापस से बीच में छलांग लगाता है और उन्हीं में से एक लड़के को दबोच लेता है, जिससे वो एक एक कर उन्हें नॉकआउट कर सके। और यहाँ वोंग ने जिस लड़के को पकड़ा था वो वोंग की पकड़ से छूटकर वोंग को ही लात मारते हुए नीचे गिरा देता है।
पर वोंग फिर से खड़ा हो चुका था और लड़ने लगा था। इतने में ही पीछे से एक लड़का फिर से आकर वोंग को क्विक करने की कोशिश करता है, पर इस पर वोंग ने उसके अटैक को नोटिस कर लिया था। इस वजह से वोंग तुरंत ही उसके पैर को पकड़कर उसे घुमाते हुए सीधा संग जिन के चेहरे पर फेंकता है। अभी संग जिन बहुत ही ज्यादा डरा गया था क्योंकि वो वोंग की स्ट्रेंथ को देख चुका है। वहाँ वोंग जिसकी लगभग पूरी पावर खत्म हो चुकी है, वो अभी संग जिन की तरफ बढ़ रहा था। सिस्टम वोंग को वार्निंग देता है कि उसके पास अब बिल्कुल भी पावर नहीं है। इसका मतलब अगर वो लड़ने की कोशिश करेगा तो अपने आप ही बेहोश हो जाएगा और फिर सिस्टम भी उसे टेलीपोर्ट कर मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन वोंग इतनी आसानी से संग जिन को नहीं जाने दे सकता, इसलिए वोंग को किसी भी तरह से संग जिन के मन में अपना डर बिठाना होगा, जिससे संग जिन बाद में शिन्याओ को परेशान न करे। वैसे अभी वोंग के लुक्स भी काफी थे संग जिन को डराने के लिए, पर इतने में ही वहाँ सिटी गैंग के लीडर और उसके कुछ दोस्त की एंट्री होती है, जो कि आते ही संग जिन से कहते हैं कि तुम्हें नॉर्थ सिटी गैंग का लीडर होने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम एक अकेले लड़के से पिट गए। वोंग ये चीज समझ चुका था कि नॉर्थ और साउथ की आपस में नहीं बनती, इसी वजह से वो पहले इस जगह से निकलने का डिसाइड करता है और साउथ सिटी गैंग लीडर को समझाता है कि वो इन सब में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। लेकिन वो लीडर जिसका नाम होंग है, उसे ये तो नहीं पता कि आखिर वोंग और संग जिन लड़ क्यों रहे थे। पर अब जब उसकी मुलाकात वोंग से हो गई है तो वोंग को भी निपटाना होगा, जिससे वो अपनी पावर उन्हें दिखा सके। इतना बताते हुए उसने अपने सभी दोस्तों को वोंग पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया था। वोंग जिसे सिस्टम ने पहले ही बता दिया था कि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अभी बचने का सिर्फ एक तरीका था और वो थी टेलीपोर्टेशन टेक्निक, लेकिन उसके लिए भी अभी पावर की जरूरत थी। वोंग सिस्टम से पूछता है तो सिस्टम कहता है कि तुम्हें कुछ और देर भागना होगा और वोंग ने भी इस तरह से भागते हुए कुछ टाइम में अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया था और फिर टेलीपोर्ट होते हुए सीधा मेन स्विच के पास पहुंचा, जहां से उसने पहले उस कोर्ट की लाइट को ऑफ किया और फिर बाद में टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल कर सीधा उन लोगों के बीच आ गया। यह अंधेरा था लेकिन वोंग सभी को देख पा रहा था, बस उसे अपनी आंखें बंद करने की जरूरत थी, इसलिए वो तुरंत ही सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। और बाद में जब वो फिर से टेलीपोर्ट होकर लाइट ऑन कर लौटता है तो यहाँ पर उसके सभी दोस्त हार चुके थे। सिर्फ संग जिन खड़ा हुआ था जो कि हैरानी से वोंग की तरफ देख रहा था। वो समझ गया था कि उसने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया। हालांकि इतने में ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि असल में कुछ पुलिस ऑफिसर्स की थी, जिन्हें शिन्याओ ने बुलाया था क्योंकि उसे वोंग की चिंता हो रही थी। वैसे अभी जो कोर्ट का दरवाजा है वो अंदर से लॉक है, इसी वजह से वो ऑफिसर उसे दरवाजे को तोड़ने का डिसाइड करते हैं। वैसे अंदर वोंग ने भी आवाजें सुन ली थी, उसे जल्द से जल्द कोई प्लान बनाना होगा जिससे कि वो पुलिस के लफड़े में ना पड़े। अभी जब वो आसपास देखता है तो उसे संग जिन दिखाई देता है जो कि चुपचाप वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वोंग तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर यहाँ उसके सामने आ जाता है। संग जिन वोंग को अपने सामने देखकर तुरंत ही माफी मांगने लगा था, पर वोंग कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर। अभी वो शर्त तो हमें नहीं बताई जाती, पर वहाँ सामने जब पुलिस ऑफिसर ने दरवाजा तोड़ा तो उनके सामने संग जिन खड़ा हुआ था जो कि वोंग को पंच मारने ही वाला था, लेकिन वो सही समय पर पहुंच गए। यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि वोंग हॉस्पिटल में है जहाँ शिन्याओ उसके घाव को पहुंच रही है, मतलब जो थोड़ी बहुत चोट उसे आई थी उन चोटों को। अभी वोंग बच चुका है क्योंकि तब उसने पुलिस ऑफिसर को बताया कि वो गलती से नॉर्थ गैंग और साउथ गैंग की लड़ाई में पड़ गया, उसका उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पुलिस वालों ने भी उसे जाने दिया। वैसे तब वोंग ने संग जिन से ये प्रॉमिस भी करवा लिया था कि अब से कभी शिन्याओ को परेशान नहीं करेगा। तब संग जिन डरा भी हुआ था, इसलिए उसने तुरंत ही प्रॉमिस कर दिया। वैसे अब वापस घर लौटकर जब वोंग आराम से लेटा हुआ था तब वो सोच रहा था कि भले ही आज उसने संग जिन को सबक सिखाया, साथ ही कुछ दूसरे लोगों की पिटाई की, लेकिन उसकी पावर एक लिमिट है, मतलब अगर वो एक हद तक फाइट करता है तो वो बेहोश भी हो सकता है, इसलिए उसे अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए उसे जरूरत पड़ेगी और जेम की जो कि उसकी पावर को इंक्रीज करेंगे। अभी जेम्स लेने के लिए वो तुरंत ही एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा, लेकिन वहाँ पहुंचते ही उसे याद आ गया कि इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी जो कि उसके पास नहीं है। इसका मतलब उसे एक शुगर मॉम की जरूरत है, पर वो चीज भी थोड़ी सी खतरनाक होगी, इसलिए उसे कुछ और सोचना होगा। अभी एक तरीका ही बचा हुआ था कि उसे वो जेम्स यानी कि वो स्टोन्स खुद ढूंढने होंगे। वो तुरंत अपनी स्पिरिचुअल आई की मदद से कुछ स्टोन्स का पता लगाता है, लेकिन एक स्टोन था एक बड़े से पत्थर के नीचे, दूसरा स्टोन था पानी में सबसे नीचे और तीसरा स्टोन था जमीन में 15 मीटर नीचे। इसका मतलब किसी भी स्टोन को पाना इतना आसान नहीं है, इसी वजह से वो थोड़ा सा गड्ढा कर वहीं जमीन पर लेट जाता है। वो अभी कह रहा था कि अगर इन स्टोन्स को ढूंढना इतना ही ज्यादा मुश्किल है तो इसमें तो बहुत ही मेहनत लगेगी। हालांकि तेरे सिस्टम को एक अजीब सी मैजिकल पावर महसूस होती है जो कि किसी अलग मैजिक स्टोन की थी। उसे ये पावर किसी गुफा के अंदर से महसूस हुई थी। वो कहता है कि फिर तो हमें टेलीपोर्ट होकर सीधा वहां चलना चाहिए, पर सिस्टम बताता है कि वो जगह एयर के कांटेक्ट में नहीं है, मतलब
जहाँ पर वोंग खड़ा हुआ है वो जगह उस जमीन के नीचे है, इसलिए अगर वोंग को वहाँ पहुँचना है तो करीबन 1 सेंटीमीटर पतला एक होल करना होगा, तभी सिस्टम उसे उस जगह तक टेलीपोर्ट कर पाएगा। अभी वोंग को नहीं पता कि वो जगह कितना नीचे है, इस वजह से वोंग इतनी मेहनत नहीं करने वाला। वो तुरंत ही थोड़ा दिमाग लगाता है और सीधा उस लेक के पास पहुंच जाता है, क्योंकि लेक गहरी है, इसका मतलब जरूर वो उस गुफा से कनेक्ट होगी। वहाँ पहुंचकर वोंग थोड़ी छानबीन निकल कर किसी तरह से उस गुफा में पहुंच जाता है। ना जाने क्यों पर गुफा बहुत ही ज्यादा स्लिपरी थी, वो मेंढक वगैरह भी थे। खैर वोंग चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ता है और सिस्टम के थ्रू उस स्टोन का पता लगाता है। अभी वोंग के सामने एक बड़ी सी दीवार थी जहाँ से सिस्टम को भी एनर्जी महसूस हुई थी, पर वोंग सोचता है कि ये तो दीवार है, यहाँ उसे मैजिक स्टोन कैसे मिलेगी। ये सोचकर वोंग उस दीवार को पंच मारता है, क्योंकि यहाँ तक आने का कोई फायदा नहीं हुआ, और चुपचाप उस जगह पर बैठ जाता है। और इतने में ही वोंग के चेहरे से हवा आकर टकराती है। इसका मतलब इस गुफा में कहीं न कहीं एक होल है जहाँ से हवा एंटर कर पा रही है। अभी कुछ देर में उस होल का पता लगाने के बाद वोंग फिर से टेलीपोर्ट होकर एक नए सेक्शन में आ जाता है, मतलब इस गुफा की एक दूसरी जगह पर जहाँ जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इधर आकर अभी वोंग जब आगे बढ़ ही रहा था कि तभी गलती से उसका पैर एक खाई पर पड़ने वाला था, मतलब वो नीचे गिरने वाला था, पर सही समय पर उसने खुद को बचा लिया। खैर इस चीज से उसकी टॉर्च गलती से जमीन से नीचे वहाँ गिर गई, जिसे वो स्टोन ढूंढने के लिए अपने साथ लेकर आया था। वैसे इस दौरान हम नोटिस करते कि वोंग इस गुफा में अकेला नहीं है। खैर अभी के लिए वोंग आसपास स्टोन ढूंढ रहा था, उसे कुछ दूरी पर स्टोन दिखाई दिया, लेकिन नीचे खाई है और वो जगह सामने दूसरी तरफ है। वोंग टेलीपोर्ट हो सकता है, पर इतने में ही वो दूसरा पर्सन यानी कि वो स्नेक जो कि वोंग को इस गुफा में कंपनी देने के लिए आया है, वो वहाँ आकर वोंग को खाने की कोशिश करता है। वोंग का ध्यान उस स्नेक पर नहीं था, वोंग तो बस अपने सामने उन स्टोन्स को देख रहा था। इस वजह से उन स्टोन्स को लेने के लिए वोंग तुरंत ही टेलीपोर्ट हो गया, जिस चीज से वोंग की जान बच ली। वैसे भी वोंग का भी कोई आइडिया नहीं है कि इस गुफा में कोई और भी है, वो तो सिर्फ उन स्टोन्स को देख रहा था। सिस्टम चेक करता है कि उस गुफा में टोटल 12 स्टोन्स है, लेकिन उन स्टोन्स को लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो नुकीली चट्टान से लटके हुए हैं और वोंग को जाकर उन्हें तोड़ना है, और उन तक पहुंचने में भी वोंग को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे प्लेटफॉर्म है जिन पर वोंग टेलीपोर्ट हो सकता था, लेकिन बैलेंस नहीं बन पाएगा। अभी इस चीज को ध्यान में रखते हुए वोंग पहले थोड़ा सोचता है और फिर बहुत ही संभल कर टेलीपोर्ट होना शुरू करता है। अभी ये चीज भी क्लियर थी कि वोंग के पास जितनी एनर्जी है उसमें वो लिमिटेड टाइम टेलीपोर्ट कर सकता है। इसी वजह से एक बार टेलीपोर्ट करने के बाद वोंग को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए। अभी सबसे पहले टेलीपोर्ट होकर वोंग ने पहले स्टोन ब्रेक करते हुए अपने पास रख लिया था, जिसे पाकर वोंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। वैसे अब वो दूसरे स्टोन के पास आता है तो उसे पता चलता है कि ये चीज थोड़ी और ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि स्टोन उस क्लिफ से थोड़ा ज्यादा दूरी पर है। खैर फिर भी किसी तरह से वोंग वहां तक पहुंचकर उस स्टोन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर गलती से वो स्टोन नीचे गिर जाता है। वोंग उसे जाने नहीं दे सकता, इसी वजह से वोंग ने भी छलांग लगा दी। अभी इस बीच वोंग अपने स्पिरिचुअल आई की मदद से उस स्टोन की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली उसे वो जाइंट स्नेक भी नोटिस होता है, जिसे देखकर वोंग डर चुका था। वो जाइंट स्नेक अभी वोंग पर हमला कर रहा था, लेकिन इस चीज के चलते वोंग उसे खाई की तरफ गिर पड़ा जहाँ नीचे पानी है। वोंग का वो स्टोन भी वहीं पानी में गिरा। अभी स्नेक भी ये चीज देखकर तुरंत ही वह खाई में जंप कर देता है। वोंग को तो उस रस्सी ने बचा लिया था जिसे वोंग ने अपनी कमर पर बांध रखा था, क्योंकि वो रस्सी ऊपर एक दूसरे स्टोन से बंधी हुई है, पर अचानक से वजन बढ़ने के कारण वो रस्सी भी टूट चुकी थी और वोंग भी सीधा जाकर पानी में गिरा। अभी प्रॉब्लम डबल हो चुकी थी, क्योंकि वो पानी में डूब रहा है और साथ ही पानी में स्नेक भी है। अभी बड़ी प्रॉब्लम वो स्नेक है, क्योंकि वो स्नेक खुद भी पानी से बाहर निकलने के बजाय वोंग को खाने की कोशिश कर रहा था। वोंग उसे देखते ही अपनी शॉवल से उस पर हमला करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, पर स्नेक ने वोंग को पकड़ लिया था और अब वो अपनी बॉडी के थ्रू उसे कंप्रेस करने लगा था। अब वोंग के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इसलिए वो तुरंत ही सिस्टम को ऑर्डर देता है कि वो तुरंत ही वोंग को उस क्यूब डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दे। पर सिस्टम बताता है कि अभी उस स्नेक ने वोंग को बहुत ही टाइटली पकड़ रखा है, इसलिए सिस्टम ऐसा नहीं कर सकता। ये चीज जानकर वोंग तुरंत ही उस शॉवल को जोर से उस स्नेक की बॉडी पर मारता है, जिससे स्नेक को चोट लगती है और वो तुरंत ही वोंग को छोड़ देता है। इतना टाइम काफी था सिस्टम को टेलीपोर्ट करने के लिए। वैसे तो वोंग बेहोश हो चुका था, पर सिस्टम ने खुद ब खुद वोंग को टेलीपोर्ट कर दिया और सीधा वहाँ उसे क्यूब डायमेंशन में ले आया। तो हमें पहले का एक सीन दिखाया गया जिसमें शिनाओ छोटी थी, मतलब तब वो जूनियर क्लास में थी। अभी वो एक लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, वहाँ उसे अचानक ही कॉल आता है जो कि ना जाने किसका था, पर वो पर्सन
शिन्याओ को बताता कि कोई उससे मिलने आ रहा है, उसे बचकर रहना होगा। अभी शिन्याओ तो ये सुनकर घबरा गई थी क्योंकि फोन अननोन नंबर से आया था, पर इतने में ही वहाँ कुछ और दूसरे गार्ड आ गए जो कि एजेंट्स की तरह लग रहे थे। यहाँ टोटल 4 एजेंट्स थे जो कि अभी शिन्याओ की तरफ देख रहे थे। शिन्याओ उन्हें देखकर घबरा गई थी क्योंकि उन एजेंट्स के लुक और शिन्याओ को देखने का तरीका बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था। ये चीज नोटिस करने के बाद शिन्याओ तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है और एक दूसरे कमरे में आ जाती है। वो एजेंट्स अभी शिन्याओ को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो हमला कर वहाँ उस गेट को तोड़ने लगते हैं, पर इतने में यहाँ शिन्याओ के पीछे एक अजीब सी एनर्जी फ्लोट करना शुरू करती है और एक हाथ निकल कर आता है। इस पॉइंट तक शिन्याओ बेहोश हो चुकी थी, वैसे वो हाथ शिन्याओ को अपनी तरफ खींचता है और बाद में वो एनर्जी वहाँ से गायब हो जाती है। असल में वो एनर्जी और वो हाथ शीकू का था जो कि शिन्याओ को वहाँ बचाकर उन एजेंट से बचकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन अभी वो एजेंट उनका पीछा कर रहे थे। वैसे शिन्याओ को जो कॉल आया था वो भी शीकू की तरफ से था, जिससे उन एजेंट्स का इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी थी। अभी यहाँ शिन्याओ को बचाने के लिए जब शीकू भाग रहा था तो वो नोटिस करता है कि पूरे 4 एजेंट्स उसका पीछा कर रहे हैं जो कि उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। इसी वजह से शिन्याओ को एक सेफ जगह पर एक बैरियर के थ्रू छोड़कर वो उन एजेंट्स से फाइट करने पहुंच जाता है, जहां पहले एजेंट्स को उसने बहुत ही बुरी तरह से पंच मारकर अपनी जगह पर रोक दिया था। इतने में ही एक दूसरा एजेंट आकर शीकू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शीकू उसे और साथ ही एजेंट्स पर भी एक टाइम पर हमला कर उन्हें दूर हटा देता है। इतने में ही वो एजेंट्स गन निकाल लेते हैं, लेकिन शीकू उन गन से भी बच जाता है। हालांकि इन एजेंट्स ने मिलकर शीकू को सीधा एक बिल्डिंग से जाकर दे मारा था। इससे वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अभी अगर उसमें कोई ह्यूमंस होगा तो पक्का मारा जा चुका होगा, लेकिन फिर भी इस चीज की ऑफिशियल रिपोर्ट हमें नहीं मिली, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी के लिए शीकू जिंदा है और उसके सामने अब बस एक एजेंट खड़ा हुआ है क्योंकि 3 एजेंट्स को वो पहले ही नॉकआउट कर चुका है। अभी अपने बाकी 3 साथियों को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उस एजेंट को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस वजह से वो शुरुआत में ही अपनी पूरी पावर यूज करता है। उसने एक दूसरी बिल्डिंग हवा में उठा ली थी और सीधा शीकू की तरफ फेंक दी थी, लेकिन शीकू रास्ते में उस बिल्डिंग के कई सारे ब्लॉक्स क्रिएट कर वापस उस एजेंट पर हमला करता है और एक क्यूब बनाते हुए उस क्यूब को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें वो एजेंट कैद था। अचानक ही वो एजेंट और शीकू एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो चुके थे, जहां अभी वो दोनों ही आमने सामने थे। एजेंट को ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसका टारगेट शीकू है, इसलिए उसने अभी गन निकालते हुए शीकू की तरफ पॉइंट कर दी थी। वो कह रहा था कि अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। हालांकि शीकू मन में सोच रहा था कि सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए उसे जल्दी यहाँ से निकलना होगा और ये एजेंट पहले ही बहुत देर कर रहा है। इतने में ही वहाँ उस एजेंट ने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उस डोमेन के अंदर काम कर उसकी गन काम ही नहीं की क्योंकि डोमेन शीकू का बनाया हुआ है। अचानक शीकू ने तुरंत ही उसकी गन को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर बाद में वो एजेंट अपने आप ही जमीन में जहाँ पानी ही पानी था वहाँ डूब गया। ये चीज होने के बाद शीकू अभी अपनी गाड़ी की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि काश अगला वाला लोग थोड़ा डिफरेंट हो। ये चीज मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन इसके बारे में डिटेल में शायद हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिन्याओ वापस से उसी लाइब्रेरी में पहुंच चुकी थी जहां उसकी थोड़ी आंख लगी हुई थी और साथ ही बाकी सारी चीजें भी फिर से नॉर्मल हो चुकी थी। वैसे अब इतने में ही छोटा वाला वंग वहाँ शिन्याओ की तरफ भागते हुए आता है और कहता है कि उसे पढ़ाई में मदद की जरूरत है, जिसके बाद शिन्याओ वोंग के साथ चली गई थी और सीन वापस से करंट टाइम पर शिफ्ट हो चुका था। अभी हम देखते हैं कि शॉन्ग सन जिनसे कह रहा था कि लुओ और शीकू दोनों ही पुराने दुश्मन है, इसलिए अगर हम लुओ को बताएंगे कि शीकू और शिन्याओ आपस में कनेक्ट है और शिन्याओ वोंग को लाइक करती है तो जरूर लुओ वोंग के पीछे जाएगा। मतलब एक तरह से ये शीकू को अट्रैक्ट करने का एक अच्छा तरीका है। वैसे अब सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होता है। ये चीज हमें नहीं बताई गई, पर वोंग और शिन्याओ ने डेट पर जाने का फैसला किया था। अभी वोंग उस जगह पर पहुंच चुका है जहां वो मिलने वाले हैं, लेकिन शिन्याओ अभी तक वहां नहीं आई। इसी वजह से वोंग तुरंत ही उसे कॉल करता है और साथ ही एक मैसेज भी डालता है, पर शिन्याओ ना ही मैसेज देखती है और ना ही उसकी कॉल का रिप्लाई करती है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था, पर वोंग सोचने लगता है कि शायद वो थोड़ी बिजी होगी, इसी वजह से उसने कॉल बैक नहीं किया। पर इतने में ही वहाँ से गुजरते हुए कुछ लोग उस अपार्टमेंट की बात करते हैं जहाँ शिन्याओ अपनी मदर के साथ रहती है। अभी वहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ है। वोंग ने सुनने के बाद तुरंत ही उस जगह की तरफ भागता है। वो देखता है कि वहाँ कई सारी पुलिस की कार खड़ी हुई है। साथ ही शिन्याओ की मदर भी वहाँ रो रही थी। वो कह रहे थे कि पुलिस को उनकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। असल में शिन्याओ को किसी ने किडनैप कर लिया है। वोंग ये जानने के बाद बहुत ज्यादा हैरान था। पुलिस कह रही थी कि वो जल्द से जल्द उसका पता लगा लेंगे, लेकिन वोंग पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकता। इतने में ही वोंग की नजर संगजिन पर पड़ती है जो कि वहीं भीड़ से होता हुआ गुजर रहा था। वोंग तुरंत ही संगजिन को पकड़ता है और उसे गली के कोने पर लेकर आता है, जहां आकर वो संगजिन से पूछता है कि आखिर शिन्याओ कहाँ है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। अभी संगजिन पहले तो ऐसा एक्टिंग करता है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता, पर बाद में जब वोंग दीवार पर एक पंच मारते हुए कहता है कि अगली बार इस दीवार की जगह तुम्हारा सर होगा, तो फाइनली वो सारा सच बता देता है। दूसरी तरफ वहाँ लुओ, जिसे होंग ने सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से शिन्याओ और शीकू कनेक्टेड है, इसलिए अगर वो शिन्याओ को किडनैप करेगा
आएगा तो शीकू उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। अभी होंग का प्लान ये था कि अगर लुओ शिनाओ को किडनैप करता है तो शीकू से पहले वोंग बचाने आएगा, जिस चीज के चलते लुओ और वोंग की फाइट हो जाएगी जिसमें होंग का फायदा है। लेकिन वही दूसरी तरफ लोगों का सोचना है कि उसके हिसाब से ये भी सही है क्योंकि शीकू जरूर वहाँ आ सकता है उस लड़की को बचाने के लिए जिसे वो पहले भी एक बार बचा चुका है। अभी इस चीज के चलते लुओ ने बात मानकर शिनाओ को किडनैप कर लिया था और एक बिल्डिंग में ले आया था। लेकिन वो भी बात जानता है कि होंग उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, पर अपना फायदा करने के लिए इसी वजह से उसे होंग को जमीन पर लेटाकर उसे गोल्फ खेलने के लिए यूज करना शुरू कर दिया था। मतलब वो जो हुक होता है जिस पर बॉल रखी जाती है उसकी जगह अभी होंग का मुंह था, साथ ही उसकी हालत बहुत खराब थी। ये चीज देखकर अभी शिनाओ तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, पर साथ ही वो पूरी कोशिश कर रही थी कि लुओ के साथ आई कांटेक्ट बिल्कुल ना करे जिससे कि लुओ उसके पास ना आए। पर एक दो शॉट मारने के बाद लुओ सीधा यहाँ शिनाओ के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर उसका और शीकू का क्या कनेक्शन है। पर शिनाओ किसी शीकू नाम के आदमी को नहीं जानती। हालांकि लुओ को इस बात पर यकीन नहीं था। अंदर ही अंदर वो ये चीज जरूर समझ रहा था कि जरूर शीकू ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर शिनाओ की मदद की, लेकिन फिर भी वो ये चीज सामने नहीं बता रहा। वो बस फोर्स कर रहा है कि शिनाओ को ये बताना होगा कि आखिर वो शीकू को कैसे जानती है। वैसे वहीं अभी लुओ का बटलर खड़ा हुआ था। वो कहने लगता है कि अगर मान लीजिए अगर शीकू यहाँ आता है फिर हम उसे कैसे रोकेंगे, वो अभी भी आपसे ज्यादा ताकतवर है। इस पर लुओ कहने लगता है कि इस चीज की प्लानिंग मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल फाइटर खरीदे हैं जो कि इजीली शीकू को हरा सकते हैं। हालांकि अभी भी उस बटलर को लग नहीं रहा था कि शीकू को हराना इतना ज्यादा आसान होगा। साथ ही वो पहले कभी शीकू से मिला भी नहीं है, इसलिए उसे शीकू की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता। वो लुओ से कहता है कि अभी के लिए इस लड़की को चोट पहुंचाना ये मारना गलत हुआ, तुम यहाँ से जाओ, उसका ख्याल मैं रखूंगा। जब शीकू आ जाएगा आगे का हम तब सोचेंगे। अभी लुओ की बात मानकर वहाँ से चला गया, जिसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ वोंग और संगजिन पर आता है। अभी संगजिन ने वोंग को पूरी तरह से बता दिया था कि होंग का प्लान क्या है, मतलब होंग किस तरह से शिनाओ को किडनैप करवाकर वोंग को वहाँ ले जाना चाहता है जैसे कि लुओ और वैंग की फाइट हो। अभी वोंग ने ये चीज तो समझ ली, पर उसे ये समझ में नहीं आया कि ये शीकू है कौन और आके शिनाओ का उससे क्या कनेक्शन है। जिस पर संगजिन बताता है कि बहुत समय पहले शीकू ने शिनाओ को किडनैप होने से बचाया था। उस समय पर सभी लोग शीकू की तलाश में थे क्योंकि शीकू बहुत पावरफुल था, सभी उससे लड़ना चाहते थे, लेकिन शीकू कभी भी कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता। इसी वजह से किसी के लिए भी उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। पर लुओ की उससे मुलाकात हुई और साथ ही फाइट भी, जिस फाइट में शीकू ने लुओ की 2 उंगलियां डिस्ट्रॉय कर दी थी। इसी वजह से लुओ फिर से शीकू से मिलकर उसे हराना चाहता है। वैसे भी वोंग अगले फ्लोर पर आकर वहाँ का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। इस बीच सिस्टम ने उसे बता दिया था कि जब वो लोग यहाँ आए थे तो उसने टोटल 7 पावरफुल लोगों की एनर्जी को महसूस किया था, जिसमें से 5 से वैंग लड़ चुका है। इसका मतलब यही है कि आगे वाले फ्लोर पर उसने भी उनसे भी ज्यादा ताकतवर कोई गार्ड करने के लिए खड़ा होगा। हालांकि उस जगह पर आकर वोंग को सामने कोई भी नहीं दिखता। वोंग को लगता है कि शायद वो यहाँ से ऑलरेडी चला गया, लेकिन अचानक ही वोंग को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत ही पीछे पलटता है। यहाँ भी ऊपर की साइड एक लड़का बैठा हुआ था, इसका नाम शैंग है और ये इस फ्लोर का गार्ड है। अभी शैंग और साथ ही उसके कंधे का पपेट बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। इसी वजह से वैंग तुरंत ही अपने सिस्टम से पूछता है कि शैंग का पावर लेवल क्या है। सिस्टम थोड़ी देर में बताता है कि शैंग का पावर लेवल 7 है, मतलब वैंग इजिली उससे लड़ सकता है। लेकिन वैंग को अभी भी इस चीज का यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि शैंग कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा है। हालांकि सिस्टम फिर से थोड़ी छानबीन करके बताता है कि शैंग का पावर लेवल भले ही 7 हो, लेकिन उसके कंधे पर जो पपेट बैठा है उसका पावर लेवल अभी बहुत ज्यादा है। वो बताता है कि वैंग ने जो अभी एक एडवांस स्टोन यूज किया अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, सेम उसी तरह की पावर वहाँ उस पपेट के पास है। साथ ही शैंग भी कहता है कि वो सच में एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन तालिस्मान से अपनी पावर इंक्रीज कर सकते हैं। अभी शैंग ने अपने पैर पर एक तालिस्मान लगा रखा था जिससे उसकी मसल स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो तुरंत ही अपनी पूरी बात कर वैंग के चेहरे पर हमला करता है और किक मारकर सीधा वैंग को दीवार से दे मारता है, जिससे दीवार टूट चुकी थी। वैंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हुआ क्या। वहाँ दूसरी तरफ शैंग ने जब ये बात कही थी कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है तो उसकी बात तो पूरी तरह से सही थी, बस उसने अपने बारे में एक खासियत नहीं बताई कि वो अमीर है, जिस वजह से वो मोंग से इस तरह के कई सारे तालिस्मान खरीद चुका है। उसके पास भी अभी इसी तरह की कई और तालिस्मान है जिनसे वो अपनी पावर को कई गुना बढ़ा सकता है। खैर तभी वैंग उसकी तरफ कुछ बोतल्स फेंकता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि उन मॉन्क्स ने तुम्हें क्या सिखाया है। यहाँ शैंग ने उन कांच की बोतल्स को इजीली तोड़ दिया था। तभी वैंग शैंग पर हमला करने लग जाता है, लेकिन शैंग वैंग के हमले को रोककर उससे
जोरदार लात मारते हुए फिर से पीछे फेंक देता है। शैंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से वैंग के अटैक काम नहीं कर रहे थे। हालांकि वैंग इस फाइट को ईमानदारी से लड़ने के लिए नहीं आया, उसे वैसे भी किसी को बचाना है और उसे जल्दी भी है। इसी वजह से वैंग ने वही जोर से लात मारते हुए धूल शैंग की आंखों में उड़ा दी और शैंग जब धूल हटाने लगा तो वैंग ने हमला करना शुरू कर दिया। अभी शैंग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, इसी वजह से वैंग के अटैक्स रोकने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी तारीफ की बात है कि उसने वैंग के लगभग सभी अटैक को डोज कर लिया। साथ ही कुछ अटैक्स वो टैकल भी करते जा रहा था, वो भी बिना अपनी आंखें खोले। वैंग भले ही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर हो, लेकिन फिर भी शैंग फाइट अच्छी तरह से करना जानता है। खैर इस तरह से वो जीत नहीं सकता, इसी वजह से वैंग के हमले को रोकते हुए दूसरे हाथ से एक बहुत ही महंगी आई ड्रॉप निकालता है और उसे अपनी आंखों में डाल लेता है, जिससे उसे फिर से दिखना शुरू हो चुका था। उसने अपनी आंखें खोल ली थी, इसी वजह से अभी फाइट उसके लिए थोड़ी आसान हो गई। अभी वैंग तभी से लगातार हमले कर रहा था जिन्हें शैंग अभी भी रोक रहा था। अचानक ही शैंग अपनी दूसरी पॉकेट से एक एक्सप्लोसिव तालिस्मान निकालता है और उसे वैंग की चेस्ट पर लगाकर धक्का मारते हुए वैंग को दूर हटा देता है। उस तालिस्मान से वैंग को थोड़ा और डैमेज पहुंच जाता है, पर फिर से वो हमला करने लगा था, जो देखकर शैंग भी आगे बढ़कर अटैक करना शुरू करता है और एक बार फिर से जोरदार लात मारकर वैंग को दूर फेंक देता है। अभी इस अटैक से वैंग को अच्छा खासा डैमेज पहुंच चुका था, जिस वजह से उसे फिर से खड़े होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो खड़ा हो जाता है। हालांकि उसी समय वो नोटिस करता है कि शैंग का वो पपेट जो कि इतनी देर से शांत था, अचानक उसकी तरफ हमला करने लगा। वांग ने सबसे पहले उसे डोज किया, लेकिन अचानक ही फिर से वो पपेट एक जगह पर रुककर किसी तरह की ग्रीन एनर्जी वैंग की तरफ फेंकने लगा। वैंग को नहीं पता कि ये एनर्जी क्या है, लेकिन फिर भी ये चीज क्लियर है कि अगर तब वो एनर्जी वांग को हिट करती तो उसे अच्छी खासी चोट पहुंचेगी और शायद वो मारा भी जाए। इसी डर की वजह से वो उन हमलों को डोज करने लग जाता है। यहाँ वैंग ने थोड़ी समझदारी दिखाई, क्योंकि वो उन एनर्जी बीम को डोज करते हुए धीरे धीरे उस पपेट के करीब बढ़ रहा है। अभी वैंग उस पपेट के पास आकर उसे नॉकआउट तो कर देता है, लेकिन इस बीच वो ये भूल जाता है कि उसका असली अपोनेंट शैंग था। अभी जितनी देर वैंग उस पपेट के साथ डिस्ट्रैक्ट रहा था, तब शैंग ऑलरेडी अपने अगले अटैक की तैयारी कर चुका था। शैंग अचानक से छलांग लगाकर वैंग पर हमला करता है और इस बार वो लात नहीं बल्कि पंच मारता है, जिससे वैंग के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये पंच सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि शैंग ने इसमें ना जाने किस किस तालिस्मान का इस्तेमाल किया था। अभी वैंग का चेहरा बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके मुंह से खून निकल रहा है। साथ ही वहाँ शैंग के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि उसे ना जाने क्यों पर इस तरह के दूसरों को चोट पहुंचाने में मजा आता है। हालांकि अचानक ही वो वैंग के चेहरे पर स्माइल करता है, जिसका राज उसे कुछ देर बाद पता चलेगा, जब शैंग ने हमला किया। इस बीच वैंग के नजदीक गया। वैंग ने भी अटैक को झेल लिया था, लेकिन साथ ही दूसरे हाथ से शैंग के बाल पकड़ लिए थे। वैंग उन बालों को खींचता है और शैंग को दर्द होता है और वो वैंग के हाथ से बालों को छुड़ाने लगता है। ये परफेक्ट टाइम था एक क्लोज रेंज अटैक करने के लिए। अभी तक वैंग के जितने भी हमले थे शैंग ने सभी को डोज किया था या फिर टैकल किया, मतलब किसी भी हमले को उसने खुद के ऊपर नहीं लिया था, जिस वजह से वैंग की पावर का नहीं पता। वैंग ऑलरेडी अपनी पावर को बहुत बढ़ा चुका है, इसी वजह से वो सारी पावर एक पंच में ट्रांसफॉर्म कर जोरदार मुक्का यहाँ शैंग के पेट में मार देता है, जिसकी वजह से शैंग बहुत ज्यादा दूर फेंक चुका था। अभी वैंग को खुद अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि पहले जो चीज तो ये उसने कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल किया, और दूसरी चीज ये कि शैंग ऑलरेडी बता चुका था कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है और साथ ही उसके पावर पॉइंट 6 है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा पावर नहीं है। अभी वैंग सोच रहा था कि कहीं उसके इस मुक्के की वजह से शैंग मारा ना गया हो। हालांकि तभी वैंग नोटिस करता है कि शैंग के बाल वैंग के हाथ में रह गए, मतलब उसके बाल जा चुके हैं या फिर अच्छे खासे बाल टूट चुके हैं। वो अचानक ही शैंग हिलना शुरू करता है, जिससे वैंग तो ये समझ गया था कि चलो शैंग मरा नहीं, पर अचानक ही जब शैंग यहाँ खड़ा होता है तो वैंग की तारीफ करने लग जाता है, क्योंकि वैंग ने सच में उसे लगभग जान से ही मार दिया था। वो तो उसने इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए ऑलरेडी अपनी चेस्ट पर एक रिवीवेबल तालिस्मान लगा रखा था, जिसके कारण उसकी जान बच गई। खैर उस तालिस्मान की वजह से वो खुद की जान तो बचा लिया, लेकिन अपनी हेयर लाइन नहीं बचा पाया। अब इसी चीज के चलते उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वैंग से कहता है कि भले ही आज मैं अपने सारे तालिस्मान यूज क्यों ना कर लूं, पर तुम्हारी जान लेके रहूंगा। वैसे उसने अपने एक खास तालिस्मान का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी पावर बढ़ी। साथ ही अचानक उसके बालों का रंग सफेद हो गया। यहाँ सफेद बाल तो हुए थे, पर साथ ही जो बाल वैंग ने उखाड़ लिए थे वो भी ना जाने कैसे रीजनरेट हो गए। अगर ये तालिस्मान कहीं बिकता होता तो सबसे पहले मेरा दोस्त खरीदता। खैर अभी बाल उगाने के बाद शैंग कई सारे और तालिस्मान एक साथ अपनी बॉडी पर चिपका लेता है और फिर ना जाने कितनी तेज रफ्तार से हमला करना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि एक पल के लिए उसे देख पाना बहुत मुश्किल था, पर वैंग की स्पीड भी अच्छी खासी तेज है, इसी वजह से वो कम से कम शैंग को देख पा रहा था। अभी कई सारे हमले अपनी बॉडी पर झेल लेने के बाद वैंग भी हमला करना शुरू करता है, लेकिन जैसे उसने हाथ आगे बढ़ाया अटैक करने के लिए, तभी शैंग ने तेज रफ्तार में 5 दूसरे तालिस्मान वैंग के हाथ पर लगा दिए, जिससे वैंग की स्पीड स्लो हो चुकी थी। शायद उन तालिस्मान के चलते वैंग का बॉडी वेट बढ़ चुका है और शैंग तुरंत ही एक और एक्सप्लोसिव तालिस्मान निकालता है और उसे वैंग के
चेस्ट पर लगाकर वैंग को धक्का दे देता है। अभी जो धक्का था ये बहुत ही तेजी से लगा था, साथ ही अचानक से वो एक्सप्लोसिव तलिस्मान भी ब्लास्ट कर चुका था, जिस वजह से वैंग कुछ ज्यादा ही पीछे हट गया। यहाँ लगभग वो उस बिल्डिंग के नीचे गिरने वाला था, लेकिन सही समय पर उसने खुद को बचा लिया और आगे की तरफ भागा। अभी वैंग ने खुद को बचाने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाई थी, पर इतने में ही वहाँ वो शैंक का पपेट भी फिर से वही ग्रीन एनर्जी से हमला करने लग जाता है। इस कारण से अभी वैंग अपनी स्पीड को कम ना करके वहीं से भागते हुए सीधा फिर से उस पपेट के पास आता है और उसे चेहरे से पकड़ लेता है, जिससे कि वो पपेट हमला करना बंद कर दे। पर फिर से वो भूल चुका था कि उसकी फाइट शैंक से थी। इतने में ही शैंक फिर से अपने अगले अटैक के लिए तैयार था। उसने तुरंत ही अजीब सी रोप का इस्तेमाल करते हुए वैंग को पकड़ा और उसे घुमाना शुरू कर दिया। वैंग अभी उस बिल्डिंग के चारों तरफ घूम रहा था, क्योंकि वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जिस वजह से आसपास की दीवार नहीं है। यहाँ शैंक वैंग को गोल घुमाकर सीधा एक दीवार से जाकर दे मारता है। वैंग यहाँ चौथी बार वॉल से टकराया है, पर फिर भी हर बार वॉल ही टूटी है। वोंग का एक भी दांत नहीं। वो अच्छा टूथपेस्ट यूज करता है। वैसे अभी वोंग को इस तरह से मार खाता हुआ देख वहाँ शैंक बहुत खुश था। वो तुरंत वैंग के पास आता है। वैंग अभी फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। शैंक उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि अभी अभी जो तलिस्मान में तुम्हारे हाथ पर लगाए थे वो कितने महंगे थे। वो उनका प्राइस 3.5 मिलियन बताता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा है। हालांकि वैंग ने थोड़ी कहा था कि वो उन तलिस्मान का इस्तेमाल करे। खैर शैंक इसलिए बता रहा था क्योंकि अभी तक वो तलिस्मान पूरी तरह से काम करना शुरू किए ही नहीं थे। वो तुरंत ही उनकी पावर एक्टिवेट करता है और शैंक जब हमला करने के लिए कोशिश करता है तो अचानक वैंग के हाथ भारी हो जाते हैं, क्योंकि उन तलिस्मान की वजह से वैंग के हाथ का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। वैंग अभी खुद के हाथों को उठा नहीं पा रहा था। इतने में ही शैंक कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक और तलिस्मान दिखाना चाहता हूँ। इसका छोटा वजन तुम पहले ही देख चुके हो। अभी शैंक अपने पास से एक एक्सक्लूसिव एक्सप्लोसिव तलिस्मान निकालता है। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा महंगा था। अभी शैंक कह रहा था कि इतने महंगे तलिस्मान को उसने बस इमरजेंसी के लिए खरीदा था, लेकिन अभी वैंग को खत्म करने के लिए वो इतने पैसे खर्च कर सकता है। इतना कहकर वो उस तलिस्मान को वैंग की तरफ फेंकता है और उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका होता है। इस धमाके की वजह से वो बिल्डिंग का हिस्सा अभी आग में जलने लगता है। अभी दूसरी तरफ लुओ, जो कि सीसीटीवी से इस फाइट को देख रहा था, वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वैंग अब तक तो मारा जा चुका होगा। लेकिन यहाँ आग की लपटें जैसे ही हटती हैं तो शैंक देखता है कि वैंग अभी भी वहीं बैठा हुआ है जहाँ वो पहले बैठा था। वैंग ने सही समय पर अपनी इन्वेंट्री से एक शोवल समन की, जिससे उसने खुद को बचा लिया। अब मुझे नहीं पता कि एक शोवल से वो इतने खतरनाक धमाके से कैसे बच गया। खैर एक पल के लिए समझा जा सकता है कि उस शोवल की मदद से वैंग ने अपने फेस को कवर किया और खुद को बचा लिया, लेकिन बाकी बॉडी कैसे बची? साथ ही उसके कपड़े भी अभी पूरी तरह से नहीं जले हैं, जबकि पीछे की ईंटों की दीवार जल चुकी है। वैसे अभी इन सबको देखकर अभी शैंक सबसे ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसका इतना महंगा तलिस्मान वेस्ट चला गया। वैंग को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी गुस्से में शैंक तुरंत ही अपने उस पपेट को पकड़ता है और सीधा वैंग की तरफ फेंक देता है। यहाँ उसने फेंकते हुए बस उसकी स्पीड को बढ़ाया था, क्योंकि वो पपेट ऑलरेडी एक खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट की तैयारी कर चुका है। वो यहाँ वैंग के पास जैसे पहुंचता है तो अटैक करने वाला होता है, लेकिन उतने में वैंग ने अपने उसी आधी जलती हुई शोवल की मदद से उस पपेट को साइड हटा दिया। साथ ही शैंक जिस रस्सी की मदद से उस पपेट को कंट्रोल करता है, उस रस्सी को भी वैंग ने पकड़ लिया। वो रस्सी अच्छी खासी मजबूत है, इसी वजह से वो टूट नहीं सकती, मतलब इजिली नहीं टूट सकती। इसका कारण शैंक फिर से वैंग को खींचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पहले भी शैंक ने इसी रस्सी की मदद से वैंग को गोल गोल घुमाकर दीवार की तरफ फेंका था। पर शैंक भूल गया कि उसने वैंग के हाथ पर वो 5 हैवी वेट तलिस्मान यूज किए हैं, जिस कारण से अब उसका वजन इतना ज्यादा हो गया है कि खुद शैंक भी उसे नहीं खींच सकता। वैंग भी समझ चुका था, इस वजह से वो खुद ही दूसरे हाथ से उस रस्सी को खींचता है, जिससे इजिली उसने शैंक को अपनी तरफ खींच लिया था। यहाँ वो शैंक को बॉल की तरह यूज कर खेल रहा था। आखिर में वैंग फिर से अपने पंच में पूरी पावर यूज करता है और शैंक को जोरदार मुक्का मारता है। ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि शैंक की पूरी हवा निकल चुकी थी। इसका मतलब फाइनली अब वो हार चुका है। वैंग भी अभी इस चीज से थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है, क्योंकि कम से कम शैंक को हराने में उसकी जान नहीं गई। वैसे वहाँ दूसरी तरफ अभी शैंक को हारते हुए देख लुओ हैरान था। तभी उसका बटलर वहाँ आता है और उसे समझाने लगता है कि लुओ को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि वैंग शैंक को भी हरा चुका है। अब अगर ऐसे में शीकू यहाँ आता है तो उसका दूसरा कोई ओपोनेंट नहीं रहेगा और वो इजिली लुओ से लड़ पाएगा, मतलब लुओ यहाँ मारा जा सकता है। इसी चीज की उस बटलर को चिंता हो रही है, इसी वजह से वो वही सुझाव दे रहा था, पर लुओ उसकी बात नहीं सुनता। लुओ कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं रह सकता। पिछली बार लड़ाई में मैं अपनी उंगलियां खो चुका हूँ। ये सिर्फ उंगलियों को नहीं थी, ये मेरी इज्जत की थी। इसी वजह से अब मैं कोई लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरा शीकू जैसे आदमी से हारना ये इन फैमिली की बदनामी जैसा है, इसी वजह से मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वैसे वहाँ दूसरी तरफ वैंग अभी जब आगे बढ़ रहा था तो वो नोटिस करता है कि उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो चुकी है। इसका मतलब उसे आगे लड़ने में
में प्रॉब्लम होगी। लेकिन इतने में ही उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पलटता है तो देखता है कि शैंग का वो पपेट जो कि वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था वो अजीब बिहेव कर रहा है। ये चीज हमें ऑलरेडी बताई थी कि उस पपेट के अंदर एक स्टोन है जो कि एक पावर स्टोन है, जैसा पावर स्टोन वैंग ने यूज किया था अपनी पावर को बढ़ाने में। वही सेम स्टोन अभी उन पपेट को पावर दे रहा था, लेकिन जब पपेट हार चुका है तो वो स्टोन इजिली ब्लास्ट कर सकता है और उसका पूरा कंट्रोल शैंग के पास है। इसी वजह से इस चीज को अपना आखिरी मौका समझते हुए शैंग तुरंत उस बिल्डिंग से नीचे कूद गया और अपने चेस्ट पर एक ग्रेविटी तालिस्मान लगा लिया। इससे वो जमीन पर नहीं गिरेगा। या ऐसा करने के बाद उसने तुरंत उस तालिस्मान एक्टिवेट कर दिया था जिससे कि धमाका हो और वैंग मारा जाए, पर शॉकिंगली कोई धमाका नहीं हुआ। शैंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। पर अभी वो ऊपर की तरफ देखता है कि वैंग वहाँ बिल्डिंग से छलांग लगा रहा है। वैंग शैंग को जिंदा नहीं जाने देगा, इसी वजह से उसने छलांग लगाई और यहाँ वैंग को नीचे की तरफ आता हुआ देख शैंग तुरंत ही ऊपर से नीचे गिरने वाले पत्थरों को ग्रेविटी तालिस्मान लगा देता है, जिससे वो भी फ्लोट करने लगे थे। शैंग उनका इस्तेमाल कर रहा था प्लेटफॉर्म की तरह खड़े होने के लिए। इसी बीच वो वैंग से लड़ना शुरू करता है। शैंग के पास ज्यादा पावर नहीं बची है, इसीलिए वो जानता है कि उसे बस अपने तालिस्मान से ही वैंग को हराना होगा। इसीलिए इस बीच वो कई सारे एक्सप्लोसिव तालिस्मान वैंग का इस्तेमाल करता है, जिनसे वैंग ने खुद को बचा लिया था। यहाँ शैंग उन पत्थरों पर भी तालिस्मान लगा रहा था जो कि ऊपर से गिर रहे हैं, साथ ही उन्हें वैंग की तरफ फेंक कर एज ए बॉम्ब इस्तेमाल कर रहा था। पर वैंग इजिली उनसे बच भी जाता है और साथ ही एक एक्सप्लोसिव तालिस्मान लगे हुए स्टोन पर खड़ा होता है, जिससे धमाके के बाद वैंग की स्पीड बढ़ चुकी थी और वो सीधा ऊपर की तरफ फिक गया था। अभी उसका इस्तेमाल कर वैंग सीधा यहाँ शैंग के नजदीक आ गया जो कि ऑलरेडी हवा में था। वैंग उस पर हमला करता है और सीधा जमीन पर लेकर गिरा देता है। यहाँ शैंग ने ऑलरेडी कई सारे एक्सप्लोसिव तालिस्मान इस्तेमाल किए थे, इसलिए वैंग लगभग मारे जाने वाला था। लेकिन मेमोरी में उसे चिन याओ दिखाई देती है जिसे बचाने के लिए यहाँ वो आया है। इसी कारण से उसे फिर से होश आ गया। अभी उस धमाके के बाद शैंग जमीन पर था। वैंग को लगा कि वो मारा जा चुका होगा। वैंग भी अपने क्यूब में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वैंग को लग रहा था कि शायद वो भी मारा गया, लेकिन सिस्टम की पावर ने उसे बचा लिया था। यहाँ जब वैंग वापस क्यूब से निकला तो उसने देखा कि शैंग वहाँ जमीन पर है ही नहीं। उसका सिस्टम उसे बताता है कि शैंग ने किसी टेलीपोर्टेशन तालिस्मान का इस्तेमाल किया होगा खुद को बचाने के लिए। वैंग को सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इतनी देर लड़ने के बाद भी शैंग अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर भी शैंग वैंग के यहाँ आने का कारण नहीं था। कारण शिन याओ है जिसे वैंग को बचाना है। अभी यही सोचकर वैंग तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। किसी तरह से चलते फिरते वैंग फिर से टॉप फ्लोर पर पहुंचता है। ये जिस फ्लोर पर वैंग ने शैंग से फाइट की थी उस फ्लोर को पार करके अगले फ्लोर पर वैंग को हुआंग मिला, जिसके कारण ये सब शुरू हुआ। वैंग को अभी उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन यहाँ हुआंग से लड़ने का समय नहीं है। फिर भी वैंग उसे कॉलर से पकड़कर याओ का पता पूछता है। हुआंग एक कमरे की तरफ पॉइंट करता है और वैंग तुरंत उस कमरे में भागता है। अभी यहाँ उस कमरे के बाहर आने के बाद वैंग देखता है कि वो दरवाजा लॉक है। यहाँ वैंग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था और वो अंदर से याओ जो कि वैंग को आता हुआ देख चुकी है, वो उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। हालांकि वैंग ने ये चीज नोटिस नहीं की थी, इसी वजह से वैंग दरवाजा खोलता है और अंदर आता है। यहाँ रस्सियों से याओ बंधी हुई थी और उसके मुंह पर भी टेप लगा हुआ था। वैंग रस्सी खोलता है और फिर आखिर में वो टेप हटाता है। ये सब हो जाने के बाद याओ बताती है कि उसके चेयर के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है, अगर वो चेयर से उठती है तो बॉम्ब फट जाएगा। हालांकि वैंग अभी कई बार फट चुका है, मतलब अब और वो कितना ही फटेगा। इसी वजह से वैंग ने बिना डरे उस बॉम्ब को निकाल लिया। वैंग ने कुछ और सोच रखा था। उसने सोचा कि वो इस बॉम्ब को इस बिल्डिंग से बाहर टेलीपोर्ट कर देगा, जिससे बॉम्ब के फटने का कोई असर नहीं होगा। पर तभी लुओ वहाँ आया जिसने दरवाजा लगा दिया और वैंग को बताया कि ये पूरा कमरा शैंग के बने हुए तालिस्मान से कवर है, जिस वजह से कोई भी यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। यहाँ वो शैंग के बनाए हुए तालिस्मान की बात नहीं कर रहा था, बल्कि शैंग के खरीदे हुए तालिस्मान की बात कर रहा था। खैर अब बात जो भी हो, वैंग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, मतलब वो बॉम्ब फटेगा तो यहाँ अंदर ही फटेगा। ये सोचकर वैंग की फट रही थी, पर तभी उसे एक दूसरा आइडिया आया। वैंग तुरंत ही उस बॉम्ब को अपने ही क्यूब के अंदर टेलीपोर्ट कर लेता है। कम से कम इससे याओ की जान बच जाएगी। वैंग भी सोच रहा था कि क्यूब के अंदर फटे तो फटे, उससे उसका क्या, कम से कम उसकी गर्लफ्रेंड तो बच जाएगी। अभी याओ भी वैंग को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। पहले उसे बॉम्ब का डर था, लेकिन अब बॉम्ब का डर नहीं है, इसलिए वो वैंग को तुरंत ही हक कर शुक्रिया कहने लगती है। वैंग की भी हालत अभी खराब थी। अचानक ही वो बॉम्ब उसके क्यूब के अंदर फटता है और वैंग के मुंह से खून निकलता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब वोंग लगभग बेहोश हो चुका था। याओ को कुछ समझ में नहीं आता। अभी वोंग जमीन पर गिर चुका था। याओ वोंग के पास आती है और रोने लगती है। उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ दूसरी तरफ लुओ, जिसका प्लान था कि वो याओ की जान लेगा, क्योंकि याओ की जान चली जाएगी तो शीको को सबसे ज्यादा दुख होगा। ना जाने क्यों, मतलब याओ शीको की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह या बेटी तो है नहीं, तो उसे दुख होगा। उसने तो बस एक बार याओ को बचाया था। खैर फिर भी लुओ को ऐसा लगता है वो सच में गधा है, इसी वजह से याओ को मारना चाहता है। इसका प्लान नाकाम हुआ। अभी भी उसके पास दूसरा तरीका है। वो तुरंत दरवाजा खोलता है, एक गन निकालता है और इजिली 2 गोली धक धक मार कर लुओ याओ को नीचे गिरा देता है। याओ के लगभग जान जा चुकी थी, मतलब मुझे तो नहीं लगता अभी ऐसा करने
जाने के बाद लुओ वहाँ से जाने लगा था। उसी दौरान लुओ का बट लगाता है और कहता है कि हमें इस जगह को ही छोड़कर चलना चाहिए क्योंकि शीकू पहुंच चुका है। अभी बॉम्ब तो उस कमरे में नहीं फटा लेकिन कुछ और चीज फट चुकी थी। इसी वजह से लुओ और वो बटलर तुरंत ही वहाँ से चले गए। इधर वैंग जो कि अनकॉन्शियस है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ पा रहा है, उसके हाथ पर अभी याओ का ब्लड था। वैंग अभी बहुत ज्यादा दर्द में था लेकिन फिर भी वो किसी तरह से बैठता है और फैसला करता है कि बेहोश होने से पहले उसे किसी भी तरह से याओ को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, तभी वो बच सकती है। पर इतने में ही वहाँ शीकू आ गया। शीकू वैंग से कहता है कि वो याओ को नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर उसने याओ को उठाया और खुद उस बिल्डिंग से छलांग लगा दी। वैंग को नहीं पता कि शीकू नाम का आदमी है कौन। वैंग के लिए अभी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एक अजीब सा रैंडम आदमी आया जिसने याओ को उठाया और बिल्डिंग से छलांग लगा दी। अभी तुम लोग कुछ भी कहो पर अगर वैंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सब सही चल रहा है। याओ को लगा कि शायद वो रैंडम आदमी और साथ ही याओ इतने बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगाकर मारे जा चुके होंगे। पर शॉकिंगली अचानक ही शीकू याओ को लेकर वहाँ हवा में फ्लोट करने लगता है। यहाँ से जाने से पहले वो वॉन्ग से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ ये सब उसी की वजह से हुआ, इसी वजह से आगे की सिचुएशन वो खुद संभाल लेगा। इस तरह कहकर वो याओ को लेकर टेलीपोर्ट हो गया। अभी कम से कम वो वॉन्ग को एक बैंडेज देकर जा सकता था। वैंग को इतनी ज्यादा चोट लगी हुई है। वैसे इसके बाद अब कहानी कुछ समय आगे शिफ्ट होती है। शिन याओ के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अभी कुछ ज्यादा ही दुखी हैं। उन्हें यही पता है कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है जिसकी शायद अब तक जान भी चली गई होगी। वहीं दूसरी तरफ वैंग जिससे सब पता है वो अभी बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा। उसे नहीं पता कि शीकू के साथ कैसे कांटेक्ट करना है। वैंग ने अभी अपनी चोटों को तो हील कर ली थी लेकिन फिर भी अभी उसका पावर लेवल उतना ही है जितना पहले था। उसे अपनी पावर को बढ़ाना है और साथ ही शीकू का पता लगाना है। अभी वो उदास होकर यही कह रहा था कि आखिर उसे मैं कहाँ ढूंढूं। इतने में ही वो एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से एक लेडी निकलती है और वैंग से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वैंग बात करने के मूड में नहीं था, इसी वजह से वैंग ने तुरंत ही मना कर दी। पर वो लेडी कहने लगती है कि मुझे पता है कि शीकू कहाँ है। वैंग ये सुनकर हैरान था। वो तुरंत कहता है कि मुझे उसका पता बताओ, जिस पर वो लेडी कहती है कि पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके लिए वो वैंग को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है जहाँ अभी वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। अभी वैंग जब शीकू की लोकेशन के बारे में पूछता है तो यहाँ लोकेशन ना बताते हुए वो लेडी ही वैंग से सवाल करने लगती है कि क्या तुम जानते हो कि कितनी खतरनाक लड़ाई हुई, फिर भी आपस के लोगों को इस बारे में क्यों नहीं पता या फिर कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करता। जिस पर वैंग कहने लगता है कि शायद वो लोग जो कि वहाँ मौजूद थे वो इस चीज को छुपाने में माहिर होंगे। पर वो लेडी कहती है कि ऐसा नहीं है, ये असल में वो लोग हैं जो कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुँचाने से रोकते हैं। यहाँ वो खुद की बात कर रही थी। हालांकि यहाँ वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि उसने इस सारी इन्फॉर्मेशन को कवर किया है। जिस पर वैंग कहने लगता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो लेडी कहने लगती है कि उसकी वजह से वैंग जिंदा है क्योंकि सीक्रेटली ही सही पर वो वैंग को शुरुआत से प्रोटेक्ट कर रही है। वैंग कहने लगता है कमाल की बात है, तुम ही मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो और तुम्हें इन तीनों आदमियों को लेकर आई जो कि मुझे कभी भी मार सकते हैं। वहीं पीछे टेबल पर 3 बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे जिनके पास वेपन है। अभी वैंग ने जैसे ये बात कही वो तीनों ही खड़े हो गए क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हुआ। साथ ही उस लेडी ने भी अपनी गन निकालना शुरू कर दी थी। पर वैंग कहता है कि तुम लोगों को इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं, अगर तुम लोग वेपन निकालते हो फिर तुम मुझसे बात नहीं कर पाओगे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैंग को अभी बिल्कुल भी डर नहीं था उनसे लड़ने का क्योंकि वैंग जानता है कि वैंग उन्हें हरा देगा। अभी वैंग कहता है कि मुझे बस याओ की लोकेशन जाननी है, इसलिए मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ और वैसे भी तुमने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया था, न कि लड़ने के लिए। हमला करना होता तो तुम वहाँ ब्रिज के पास भी कर सकती थी। वैंग की ये बात बिल्कुल सही थी, इसी वजह से वो लेडी भी अपने बॉडीगार्ड्स को शांत होने का कहती है और वहीं बैठने लगती है। वैंग उसी दौरान उस लेडी की आइडेंटिटी कार्ड को नोटिस करता है जो कि अभी छुप छुप कर वैंग को देख रहा है। वहाँ उस पर फोकस करने के बाद वैंग को पता चलता है कि सामने बैठी लेडी का नाम यूजिन है जो कि एक स्पेशल फोर्स का मेंबर है। ये स्पेशल फोर्स असल में सुपर नेचुरल ह्यूमन से डील करती है, मतलब संभालती है कि उन लोगों के बारे में नॉर्मल ह्यूमन को पता ना चले और साथ ही कुछ ऐसे काम जो कि सही नहीं है उन्हें होने से रोकती है। अभी ये चीज भी क्लियर थी कि यूजिन नाम की जो लेडी है ये इस स्पेशल फोर्स में इतनी अच्छी पोजीशन पर होगी तभी इसके पास इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं। वैसे अभी वो अपना आईडी कार्ड छुपाती है और कहती है कि क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे, जिस पर वैंग कहता है कि वो शुरुआत से उसकी बात पर विश्वास कर रहा है, वो जो चाहे वो बता सकती है क्योंकि पहले ही वैंग ऐसी कई सारी चीजें देख चुका है जो कि रियल लाइफ में होना पॉसिबल नहीं है। खैर वैंग के मन में अभी एक और सवाल था जो कि वो यूजिन के सामने नहीं रखता। वैंग सोच रहा था कि जिन फाइटर्स से अभी अभी उसकी फाइट हुई क्या उन लोगों के पास भी सिस्टम था, मतलब क्या वो भी अपने सिर में अजीब सी आवाज को बोलता हुआ सुन पाते होंगे। अभी वैंग को इस चीज के बारे
बारे में नहीं पता, इसी वजह से वो यूजिन के सामने भी ये बात नहीं रखता, क्योंकि किसी ऐसे पर्सन को अपनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना जिसे हम जानते नहीं बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। वैसे यहाँ वैंग यूजिन से पूछता है कि आखिर उसे वैंग से क्या काम है, जिस पर यूजिन बताते हैं कि उसे अभी अभी बताया कि वो लोग सभी ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं जिन लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर है। वो उन्हें असली दुनिया के सामने आने से रोकते हैं और साथ ही कई सीक्रेटली भी ऐसे मिशन चलते हैं जिससे ऐसे कुछ लोगों की जान ऑलरेडी बचाई जा चुकी है। इसके बदले स्पेशल फोर्स चाहती है कि सुपर नेचुरल पावर वाले लोग भी उनकी मदद करें। अभी वैंग ये सुनते ही सारा मामला समझ चुका था। वैंग कहने लगता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं भी एक बॉडीगार्ड की तरह तुम्हारी मदद करूं? ये तो वैसे तो कितने ज्यादा कमजोर है। वैंग की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि इस तरह के बॉडीगार्ड्स उन स्पेशल फोर्स वालों की कैटेगरी वाइज में रखा है, मतलब सच में वो लोग ज्यादा ताकतवर गिनती में नहीं आते। अभी एक बॉडीगार्ड यहाँ यूजिन के कान में कह रहा था कि कैटेगरी वाइज देखें तो वैंग बी रैंक पर है, इसलिए अगर वो हमारी मदद करने के लिए मना भी करता है तो वो भी हम उसे फोर्स नहीं कर पाएंगे। खैर यूजिन को लगता है कि वैंग उसकी मदद के लिए मान जाएगा। वो कहती है कि हमें तुम्हारा ज्यादा समय नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 मिशन के अंदर तुम्हारी हेल्प चाहिए। इन मिशन के बीच वैंग को यूजिन का गार्ड बनकर जाना होगा और इन मिशन के पूरा होते ही वो लोग वैंग को शिको की लोकेशन बता देंगे। अभी वैंग ये सुनकर कहता है कि मैं एक मिशन के बदले ये चीज एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन अगर मुझे 3 मिशन पर जाना होगा तो उसके बदले मुझे शिको के साथ शिनाओ की लोकेशन भी चाहिए, क्योंकि मैं असल में उसे ही ढूंढना चाहता हूँ। अगर तुम इसके लिए हाँ करती हो तो मैं भी इन लोगों की मिशन के लिए हाँ कर दूंगा। जिस पर यूजिन ने हाँ कर दी थी। हालांकि वो वैंग को एक एनवलप देती है और कहती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम इसके लिए हाँ करते हो तो ही तुम्हें गार्ड बनाया जाएगा। साथ ही वैंग को इसके पहले एक टेस्ट भी देना होगा। अभी वैंग उस एनवलप को खोलते हुए कह रहा था कि शायद तुम्हें ये चीज ना पता हो, पर मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ, मुझे रोज स्कूल भी जाना होता है। अगर मैं इतने दिन तक गायब रहा तो उससे किसी को भी शक हो सकता है। पर अब जैसे ही वो उस एनवलप को ओपन कर उस कॉन्ट्रैक्ट को निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये पूरा मिशन सिर्फ 1 दिन का रहेगा। साथ ही उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि वैंग जितने टाइम जब गायब रहेगा उस चीज की जिम्मेदारी उन स्पेशल फोर्स वालों की ही होगी, मतलब सारी सिचुएशन को वो लोग देख लेंगे। वैंग ये देखकर हैरान था। हालांकि अब वैंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर सकता है। पर हाँ करने से पहले वो यूजिन से पूछता है कि क्या सच में तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, जिस पर यूजिन कहती है कि इतनी चीज काफी नहीं है मुझ पर भरोसा करने के लिए, तुम पहले ही बहुत कुछ देख चुके हो, अब तुम्हें इसलिए मुझ पर भरोसा कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ विन विन सिचुएशन ही है, क्योंकि अगर यूजिन सच ही कह रही है तो उसे लोकेशन का पता चल जाएगा और फिर वो इजिली शिनाओ को ढूंढ लेगा। लेकिन अगर यूजिन झूठ कह रही है तो अभी वो उस आईडी कार्ड को नोटिस कर चुका था जिसमें स्पेशल कार्ड के बारे में लिखा हुआ है, मतलब सच में बैकग्राउंड में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इसलिए इन मिशंस के बीच वैंग कुछ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है सुपर ह्यूमंस और साथ ही उसकी पावर्स के बारे में और साथ ही इस तरह की स्पेशल फोर्स के बारे में भी कि आखिर ये लोग करते क्या है। भले ही उसका मेन टारगेट शिनाओ है और उसे शिनाओ को ही ढूंढना है, लेकिन फिर भी रास्ते में इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो लेते चलनी चाहिए। वैसे अब तभी सीन चेंज होता है और उसे कार पर आता है जिसमें यूजिन अपने एक स्पेशल गार्ड के साथ जा रही है। ये गार्ड उसका पर्सनल गार्ड है, इस वजह से मैंने स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल किया। इस पर यूजिन भरोसा करती है। अभी रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त वो गार्ड यूजिन से पूछ रहा था कि क्या हमें सच में वैंग पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो एक सुपर ह्यूमन है, उसके पास डेंजरस पावर है और आज से पहले हमने ऐसे किसी भी पर्सन पर भरोसा नहीं किया। इस पर यूजिन कहने लगती है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक ही बात कही थी। यहाँ वो ओल्ड मैन कह रही थी, शायद वो अपने ग्रैंडफादर की ही बात कर रही होगी। वो बोल रही थी कि उन्होंने कहा था कि हमें रिस्क लेना चाहिए क्योंकि इसी से हम अमीर बन सकते हैं और वैसे भी वैंग एक अच्छा लड़का है। वो बताती है कि उसने वैंग इन्फॉर्मेशन निकाली थी जिससे उसे पता चला कि वैंग एक इनोसेंट लड़का है। पूरी सिचुएशन में वैंग के कोई गलती नहीं थी, फिर भी इस बीच वैंग की पावर जरूर सबके सामने आ गई। वो बताती है कि अगर वैंग इस तरह से प्रोग्रेस करता रहा तो 1 महीने के अंदर ही वो कैटेगरी बी रैंक के सभी लोगों को इजिली हराने में कामयाब हो जाएगा। इसी वजह से वो वैंग को अपनी तरफ करना चाहती है, या फिर यूँ कह लो कि इसका थोड़ा इस्तेमाल करना चाहती है। इस पर वो पर्सनल गार्ड कह रहा था कि ये बात तो सही है, पर ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ ना हो, वरना इतनी पावर को हम भी नहीं सहन कर पाएंगे। जिस पर वहाँ यूजिन वही रिपीट बात करती है कि रिस्क से ही आदमी अमीर बनता है। खैर इसी बीच हम देखते हैं कि वही उनके सर के ऊपर एक क्यूब रखा है जिसके अंदर वैंग आराम से लेट कर उनकी बातें सुन रहा था। वैंग समझ चुका था कि यूजिन बहुत ही ज्यादा लालची है और वो उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये एक अच्छी चीज है, मतलब बहुत अच्छी चीज होती अगर वो सामने वाले के पास हो और साथ ही तुम्हें पता हो कि उसे किस चीज की लालच है, क्योंकि फिर तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वैंग भी अभी यही सोच रहा था। अब जब उसे पता चल चुका है कि यूजिन क्या चाहती है तो वो उसे उस चीज को यूज कर सकता है यूजिन को इस्तेमाल करने के लिए। वैसे अब इसके बाद सीन वापस से उसी कार के अंदर आता है जहां अभी वो पर्सनल गार्ड, उसका नाम लिंग है, वो यूजिन से पूछ रहा था कि क्या वो सच में वैंग को शिको की लोकेशन के बारे में बताने वाली है, क्योंकि उन लोगों के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है और अगर वो लीक होती है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इस पर यूजिन कहती है कि नहीं, वो कभी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेगी
बताएगी। वो बताती है कि वैंग को ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो अभी कुछ भी नहीं जानता। इस वजह से अगर हम उसे कैटेगरी डी तक की नॉलेज भी देते हैं तो वो भी से लगेगा कि उसे काफी नॉलेज मिल गई, जबकि हम उसे कम से कम कुछ बताएंगे ही नहीं। वैसे अभी यहाँ कुछ बातें तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ क्या चल रहा है ये ज्यादा अच्छे से अभी नहीं समझाया गया, मतलब सब कुछ अलग ही चल रहा है। खैर वैंग ने सारी बातें सुन ली थी, जिस वजह से वो तुरंत ही उस क्यूब से निकल कर आता है और उस कार से दूर हट जाता है। अभी वो कह रहा था कि भले यूजिन उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो खुद को इस्तेमाल करने देगा, क्योंकि यहाँ वो यूजिन का फायदा उठा रहा है। उसे जितनी इन्फॉर्मेशन खुद से मिलेगी वो उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल कर रहेगा। वैसे अभी यहाँ इस सीन के बाद सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वैंग अभी उसी पर्सनल गार्ड के टेस्ट को देने जा रहा था। यूजिन ने कहा था कि उसे वैंग एज अ गार्ड चाहिए 3 मिशन के लिए, जिसके लिए वैंग ने हाँ कर दी। यूजिन ने बताया था कि उसे उसके लिए एक टेस्ट देना होगा, क्योंकि वो ऐसे ही किसी को भी अपना पर्सनल गार्ड नहीं बना सकती। उसने ये बात कहने के बाद वैंग को एक लोकेशन भी दी थी, जिस जगह की तरफ अभी वैंग बढ़ रहा है। वैसे कुछ देर में वहाँ पहुँचने के बाद वैंग को पता चलता है कि इस टेस्ट के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। ये चीज पहले यूजिन बता चुकी है कि वो किसी को भी पर्सनल गार्ड नहीं बना सकती, इसी वजह से इन लोगों का टेस्ट लिया जाना है। अचानक ही एक आदमी वहाँ आकर इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता है कि मिस यूजिन के लिए जिसे पर्सनल गार्ड चुना जाएगा उसके अंदर 3 क्वालिटी होनी चाहिए, प्रिपरेशन, स्पीड और कॉम्बैट, जिसके लिए आज वो लोग टेस्ट देने वाले हैं। सबसे पहले टेस्ट के लिए सभी को एक साथ बुलाया जाता है। सामने एक दरवाजा था। दरवाजा उन्होंने जैसे ही पार किया तो वो एक गैम्बलिंग रूम में पहुंच गए। अगर तुम गैम्बलिंग को क्रिकेट टीम बनाना समझते हो तो तुम बेवकूफ है, क्योंकि वो बेवकूफ है और गैम्बलिंग असल में एक आर्ट है। यहाँ उस आदमी ने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि उन सभी को 5-5 चिप दी जाएंगे, जो कि गैम्बलिंग मनी होती है, और यहाँ अलग अलग खेल खेल कर वो चिप जीत सकते हैं। यहाँ से निकलने से पहले जिसके पास भी 10 चिप होगी वो जीता हुआ माना जाएगा, मतलब कि वो इस टेस्ट को पास कर लेगा और अगले टेस्ट में एंटर करेगा। यहाँ एक और चीज क्लियर कर दी गई है, किसी से झगड़ा कर चिप्स नहीं छीन सकते और साथ ही चोरी नहीं कर सकते, मतलब चुरा नहीं सकते। बाकी गैम्बलिंग कला है जिसमें चीटिंग जरूर हो सकती है, इसलिए वो रूल यहाँ नहीं रखा गया। अभी सारी इन्फॉर्मेशन जान लेने के बाद कुछ लोग तो फाइट को प्रेफर कर रहे थे, मतलब वायलेंस के लिए मना किया गया है, लेकिन अगर दोनों की तरफ के कॉम्पिटिटर हाँ कर दे तो ये फाइट डिसाइड की जा सकती है कि कौन चिप्स रखेगा, पर इसके लिए दोनों की तरफ के लोगों को हाँ करना होगा। यहाँ दूसरी तरफ वैंग, जो कि लड़ाई की वजह कोई दूसरा रास्ता ही ढूंढ रहा है चिप्स कमाने का, उसे वही आदमी मिलता है। वो आदमी वैंग से कहने लगता है हम बेवकूफी नहीं करेंगे। वो वैंग को बताता है कि यहाँ जो कंप्यूटर मशीन रखी हुई है उनमें चिप्स जीतना बेवकूफी होगी, क्योंकि वो कंप्यूटर से चलती है। जिसमें हमें जीतना है या नहीं ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, जो उन मशीन को प्रोग्राम कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे गेम जिनमें चीटिंग की चांसेस ज्यादा है उनमें पार्टिसिपेट करने का फायदा नहीं है। वो आदमी अभी कह रहा था कि चीटिंग से अच्छा हम ईमानदारी से चिप्स जीते। वहीं दूसरी तरफ वैंग, जो कि उस आदमी को अभी बड़बड़ाते हुए देख रहा है, वो सोच रहा था कि क्या ये आदमी उससे बात कर रहा है। खैर वैंग को ऐसा नहीं लगता, इस वजह से वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अभी वो आदमी कहने लगता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, हम अपने लिए 10 चिप्स कलेक्ट करेंगे। पर जब ऐसा कहकर वो अपने आसपास देखता है तो वैंग उसे दिखाई नहीं देता। इसका मतलब वैंग वहां से चला गया, जो देखकर वो आदमी कहने लगता है कि शिट, मेरा पहला टारगेट चूक गया, अब मुझे कोई और नया टारगेट ढूंढना होगा। वैसे वहीं दूसरी तरफ वैंग जब अलग अलग खेलों को देखकर आगे बढ़ रहा था, उसी दौरान उसे एक काउंटर दिखता है, जहाँ एक लड़की, जो कि असल में डीलर है, वो 3 कप्स लेकर खड़ी हुई थी। उन कप्स के नीचे कॉइन रखा गया था, उसे चिप्स दे दी जाएगी। ये गेम परफेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हिस्सा लेने वाला एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, वो असल में उस लीडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसे सामने वाले के चिप्स को अपना बनाना है। अभी वैंग को यही लड़की अच्छी लगती है, या यूं कह लो यही खेल अच्छा लगता है, इसी वजह से वो इसमें हिस्सा लेने का फैसला करता है। पर इतने में ही वही आदमी आ गया, जो कि वैंग को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। वो वैंग से कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, पर लगता है कि तुम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कंपटीशन करें, जो सही कप गैस करेगा वो जीता हुआ माना जाएगा। वैंग कहता है कि इसमें कोई फायदा नहीं, हम सिंगल भी ये खेल सकते हैं, जिसमें दोनों का फायदा है। अगर कोई हारेगा तो भी अच्छा है, सामने वाले से नहीं हारेगा। इस पर वो आदमी कहने लगता है कि शायद तुम डर गई, पर वैंग कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो मुझे ये चीज मंजूर है। और वैंग एक ही गेम में 5 चिप्स दाव पर लगा देता है, जो देखकर वो आदमी हैरान था। वो थोड़ा सा डरा हुआ था, पर उसने भी अपनी 5 चिप दाव पर लगा दी। वो लड़की तुरंत ही एक ग्लास के नीचे कॉइन रखती है और ग्लास घुमाना शुरू करती है। अभी कई और दूसरे पार्टिसिपेंट्स का ध्यान अभी उन ग्लासों पर था। यहाँ रूल ये है कि अगर दोनों ही सही नहीं बता पाए तो वो जो चिप थी वो उस लीडर को मिल जाएगी, मतलब कुछ
भी सिचुएशन हो उसका ही फायदा है। अब जब ग्लास रुकते हैं तो सबसे पहले उस आदमी से पूछा जाता है। वो वहाँ लेफ्ट वाले कप की तरफ पॉइंट करता है। उसे लग रहा था कि उसी कप के नीचे कॉइन है। खैर जब वो लड़की वैंग से कॉइन के बारे में पूछती है तो वैंग उस लड़की की लेफ्ट हैंड के बारे में बताता है कि वो उसने अपने हाथ में छुपा रखा है। हालांकि लड़की ने सुनते ही अपना हाथ खोल दिया और कहा कि उसके हाथ में कोई कॉइन नहीं है, पर वैंग ने नोटिस कर लिया था, इसलिए वो कहता है कि तुम ऑलरेडी वो कॉइन अपने राइट हैंड में ट्रांसफर कर चुकी हो। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान थे, खासकर वो आदमी। वैंग कहता है कि अपने दोनों हाथ सामने लाओ, जिसके बाद वो लड़की अपना राइट हैंड लाती है और बताती है कि वैंग ने सही गेस किया, कॉइन उसी ने गायब किया था। ये सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान था। उसने तीनों कप खोल कर देखा तो वहाँ कॉइन नहीं था। अभी वो कह रहा था कि ये तो चीटिंग है, आखिर तुमने उस कॉइन को ग्लास के नीचे से कब निकाला? पर लड़की कहती है कि नहीं, ये चीज मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। ये सुनते हुए वो आदमी समझ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे पास दो कॉइन थे, एक तुमने अपने हाथ में रखा और दूसरा कॉइन ग्लास के नीचे था जो कि टेबल में बने होल की वजह से नीचे गिर गया। अभी इस पर वो लड़की तुरंत मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यह आदमी बात नहीं मानता। वो दोनों तो उस लड़की को दूर हटाते हैं और टेबल के नीचे देखने लगता है जहाँ कोई भी होल नहीं था। होल असल में उसके दिमाग में है। खैर वो लड़की कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि शुरुआत से मेरे पास सिर्फ एक ही कॉइन था, वो मैंने कब गायब किया ये चीज आपको नोटिस करनी थी। वैसे कुछ भी वैंग अपने कॉइन्स डबल करवा चुका था, मतलब कि अपनी चिप्स डबल करवा चुका है। उसके पास 10 चिप्स थे, इसका मतलब उसने टेस्ट को पास कर लिया, इसलिए वो उन्हें लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी एक दूसरी लड़की वहाँ आती है जो कि इस टेस्ट में वैंग की तरह एक पार्टिसिपेंट है। उसने भी कई दूसरे खेल देखे लेकिन उसे भी यही खेल पसंद आया, वो भी यही खेलने आई है। खैर उसने कैसे खेला और जीती या हारी ये हमें नहीं बताया जाता। हमारा सीन डायरेक्टली अगले दिन पर शिफ्ट हो चुका था जहाँ वैंग को उसका रिजल्ट मिल चुका है कि उसने टेस्ट पास कर लिया। इसका मतलब अब वो पर्सनल गार्ड बनने के लिए तैयार है। खैर जो दूसरे टेस्ट के लिए गए होंगे वो हमें नहीं दिखाए गए, शायद वैंग ने उन्हें भी पास कर लिया होगा। हालांकि हमें जरूर बताया जाता है कि वैंग ही अकेला पर्सनल गार्ड नहीं है, मतलब उन टेस्ट के बीच से कुछ लोगों को चुना गया इस मिशन के लिए। खैर आखिर में हमें उन लोगों को भी दिखाया जाता है जिसमें वो लड़की भी थी जो कि वैंग के बाद खेल खेलने के लिए आई थी। वैसे भी इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी बॉडीगार्ड को एक जगह पर बुलाया गया था, वहाँ हमारा वॉन्ग भी पहुंच चुका है। अभी उस जगह पर इन सभी को इनके नए बॉस से मिलाया जाता है जिसका नाम मिस्टर पीयू है और ये सभी असल में इसी आदमी के बॉडीगार्ड है। ये आदमी एक बिजनेसमैन है और इसके कुछ ऐसे मिशंस हैं जिसके लिए इसे इस तरह के बॉडीगार्ड की जरूरत थी। अब सबसे पहले तो ये मिस्टर पीयू अपने असिस्टेंट और इनका वेलकम करता है और बाद में असिस्टेंट से हमारे इन्हें सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने का कहता है। असिस्टेंट आगे आता है और की पेमेंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं। सभी बॉडीगार्ड को पर पर्सन 3 मिलियन येन दिए जाएंगे। अभी वोंग ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि पहली बात 3 मिलियन येन बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है और दूसरी बात उसे 3 मिलियन येन नहीं मिले, उसे सिर्फ 50,000 येन मिले हैं। अभी इसका कारण ये है वो वोंग नहीं जानता और शायद उसे लग रहा है कि इस चीज में कुछ गड़बड़ हुई है। इस वजह से वो असिस्टेंट से कंफर्म करने के लिए पूछ ही लेता है कि कहीं उसके हिसाब में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि नहीं, वो ऑलरेडी सारे पैसे एजेंट को दे चुके हैं। इसका मतलब वो लड़की जिसने वोंग को टेस्ट के लिए भेजा था उसने बाकी पैसे खुद अपने पास रख लिए और वोंग को सिर्फ 50,000 येन दिए। हालांकि वोंग के साथ स्कैम हो चुका है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी वो यहाँ शिनाओ को ढूंढने के लिए आया है, पैसा फ्री में मिल रहा है इसलिए बिना भाव ताव किए रख लेना चाहिए। वैसे यहाँ वो मिस्टर पीयू का असिस्टेंट अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए उनसे कहता है कि अभी जिस बैंकेट के लिए उन्हें भेजा जा रहा है वो 6 घंटे बाद शुरू होगी, इसलिए उनके क्या मिशन है ये उन्हें रास्ते में ही बता दिए जाएंगे। अभी कमाल की बात यही थी कि हर बॉडीगार्ड को अपना एक अलग कार दी जाएगी वहाँ पहुँचने के लिए और उस कार में एक ड्राइवर भी है। वोंग की जो कार थी उसके ड्राइवर है जास्मिन नाम की एक लड़की। रास्ते में जाते वक्त वोंग को एक फाइल दी जाती है जिसमें टोटल 7 मिशन के बारे में लिखा हुआ है, साथ ही जो बाकी बॉडीगार्ड्स हैं उनकी सारी डिटेल भी वोंग के साथ शेयर कर दी गई है। वैसे अभी ये जिस बैंकेट के लिए जा रहे हैं वह इनका पहला मिशन है। जास्मिन बताती है कि इस पहले मिशन के दौरान उन्हें एक एंशिएंट मास्क चुराना है जो कि मिस्टर पीयू को किसी भी कीमत पर चाहिए, यही उसका मिशन है। हालांकि वैंग अभी जब वो पेपर्स देख रहा था तो उसके बीच उसे एक अजीब सी फोटो दिखती है। वो जास्मिन से उस फोटो के बारे में पूछता है तो जास्मिन बताती है कि ये फोटो ऑब्सीडियन नाम के एसेंस की है। वोंग सुनकर थोड़ा सा हैरान था क्योंकि जब वो लियो के साथ फाइट हुई और बाद में वो धमाका हुआ तो उसके बाद से सिस्टम की आवाज वोंग को सुनाई नहीं दी। सिस्टम में जाने से पहले वोंग से सिर्फ यही कहा कि जब वोंग को ऑब्सीडियन मिल जाए तब वो अपने सिस्टम को फिर से रिकवर कर सकता है। उस वक्त सिस्टम इतना बोलकर बिल्कुल शांत हो चुका था जिस वजह से वोंग तभी से कंफ्यूज था कि आखिरी ऑब्सीडियन है क्या। लेकिन फाइनली अब उसे ऑब्सीडियन की कोई न्यूज मिली है, इसका मतलब इस मिशन के दौरान वो ऑब्सीडियन को भी ढूंढ सकता है। खैर अभी बात करते हुए अचानक ही वोंग का सर बहुत तेज दर्द करने लगता है। जास्मिन पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है तो इस पर वैंग कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बॉडीगार्ड्स उस बैंकेट वाली जगह पर पहुंच चुके थे। सभी बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर आते हैं जहां वैंग अपने
अपने ही जैसे बॉडीगार्ड वाले कपड़े में बहुत सारे लोगों को देखता है। इतने सारे लोग वोंग के साथ नहीं आए थे, ये असल में उन दूसरे अमीर आदमियों के बॉडीगार्ड्स हैं जो कि यहाँ उस बैंकेट के लिए मिले हैं। असल में बैंकेट का मतलब पार्टी ही होता है, लेकिन अमीर लोग करते हैं तो उसे बैंकेट कहा जाता है। वैसे भी थोड़ा बहुत पी खाकर इन सभी लोगों को एक जगह पर गैदर किया जाता है और वहाँ पर सभी अमीर आदमियों के आसपास उनके बॉडीगार्ड्स खड़े हो चुके थे। वैंग को समझ में नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो दूसरे एक बॉडीगार्ड से पूछता है तो वो बॉडीगार्ड वैंग को बताता है कि अब वो लोग एक खेल खेलने वाले हैं जिसका नाम है वॉरियर्स वेल। अभी वोंग को इस तरह के किसी खेल के बारे में नहीं पता, पर उसे जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जैसे इस चीज की अनाउंसमेंट हुई तो सामने एक प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। अभी वहीं खड़ा एक गेस्ट जब उस प्लेटफॉर्म से नीचे देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे एक बहुत ही बड़ी या बहुत ही बड़ा मगरमच्छ था। अभी नॉर्मल सी बात है कि इन लोगों को उस मगरमच्छ से लड़ाई करनी है क्योंकि उस मगरमच्छ के गले में एक बेल बंधी हुई है और इन्हें वो बेल लेकर आनी है। अभी वहाँ का जो होस्ट है, मतलब इस गेम को जो होस्ट कर रहा है, वो आगे आकर बताता है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक ब्लड प्रूफ कांच से बंद है, मतलब वो मगरमच्छ चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता। ये सुनकर सारे अमीर आदमी बहुत खुश हो चुके थे, लेकिन बॉडीगार्ड्स खुश नहीं हो सकते क्योंकि ये गेम सिर्फ बॉडीगार्ड्स के लिए ही है। रूल्स बिल्कुल सिंपल है, इसमें एक बॉडीगार्ड एक समय पर जा सकता है और उस बेल को लेकर आ सकता है। अभी सभी को मोटिवेट करने के लिए वहाँ 2 ट्रे भरकर गोल्ड मंगवा लिया गया था। इतना सारा सोना देखकर कोई भी इस चीज के लिए हाँ कर दे, लेकिन एक और रूल है, जो भी बॉडीगार्ड वहाँ उस बंद पिंजरे में जाएगा या तो वो बेल लेकर आए या फिर वहीं मारा जाए। मतलब अगर अंदर चले गए तो बिना बेल लिए बाहर नहीं आ सकते। इधर खड़ा हुआ वैंग समझ जाता है कि ये बस अमीरों का एक तरीका है खुद को एंटरटेन करने का, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। तो वो यहाँ पैसे दे रहे हैं और मौत का खेल करवा रहे हैं। वैसे अब इतना सारा सोना देखकर कई बॉडीगार्ड्स कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो चुके थे। उन्हें सही में लग रहा था कि वो इतने बड़े मगरमच्छ को हरा देंगे। वैसे ये सभी बॉडीगार्ड्स नॉर्मल नहीं है, मतलब ये चीज पहले ही देखी जा चुके हैं कि इन सभी का एक टेस्ट लिया गया था, जिसके पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर है वही सेलेक्ट किए हुए हैं। इसका मतलब इन सभी में भी कोई ना कोई खास बात होगी। अभी पहला बॉडीगार्ड जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था वो आगे आता है और सभी को अपनी मर्जी से वेपन चुनने की परमिशन है। इस वजह से उसने एक ढाल और एक स्पेयर ले ली। वैसे समझदारी इसी में थी कि वो किसी तरह से उस बैल को लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन वो बेवकूफ शुरुआत में ही लड़ने की कोशिश करता है। वो यहाँ सबसे पहले उस मगरमच्छ पर हमला करता है। मगरमच्छ को सामने बस अपना खाना दिख रहा था, इसी वजह से उसने कोई अलग से चाल नहीं चली, मुंह खोला और सीधा उस बॉडीगार्ड को खा लिया। इसकी वजह से सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पहला राउंड खत्म हो चुका था। अभी कई सारे अमीर आदमियों को तो इस चीज में कुछ ज्यादा मजा नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पीयू बहुत डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसके हिसाब से वो बॉडीगार्ड बहुत कमजोर था। हालांकि यहाँ वो सोच रहा था कि वो बॉडीगार्ड कमजोर नहीं है, बल्कि वो मगरमच्छ कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और साइज में बड़ा है। वैसे अभी एक बॉडीगार्ड को खाने के बाद वो होस्ट सभी को बताता है कि ये कोई मामूली मगरमच्छ नहीं है। इस मगरमच्छ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और इसे बहुत सारा प्रोटीन दिया गया है, जिस वजह से ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मगरमच्छ बन चुका है जो कि सच में कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। अभी इतना बात कर उसने जो प्राइस मनी थी, मतलब वो ढेर सारा सोना था, उसे 30% से इंक्रीज कर दिया और ज्यादा मोटिवेशन के लिए। और फिर पूछने लगा कि अब नेक्स्ट बॉडीगार्ड कौन है, कौन यहाँ आना चाहेगा। अभी कुछ सेकंड तो किसी की आवाज नहीं आती, लेकिन फिर एक बॉडीगार्ड आगे आता है। उसने नोटिस किया कि वो जो बड़ा सा मगरमच्छ है उसका अटैक भले ही ताकतवर हो, लेकिन वो एक रेंज तक ही हमला कर सकता है। इसलिए अगर वो किसी तरह से दूर से ही अटैक करने में कामयाब हो जाए तो वो इजिली उस बेल को लेकर यहाँ से निकल सकता है बिना उस मगरमच्छ को खत्म किए। इसके लिए वो अपने लिए कुछ वेपन्स चुनने चला गया था। अभी यहाँ वैंग सोच रहा था कि आखिर इतना बेवकूफ कौन ही होगा जो सिर्फ कुछ सोने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे, क्योंकि यहाँ जान जाने के चांस सच में बहुत ज्यादा है। लेकिन तभी उसका एक साथी बॉडीगार्ड उसे बताता है कि कोई चाहे ना चाहे पर उसे इस खेल में पार्टिसिपेट करना ही होगा, कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अगर इस तरह के गेम्स में कोई भी बॉडीगार्ड सामने नहीं आता तो ये अमीर लोग खुद ब खुद एक बॉडीगार्ड को चुनकर वहाँ खेल में भेज देंगे। इस वजह से जिन्हें लगता है कि वो इस तरह के खेल पास कर सकते हैं वो खुद ही आगे बढ़कर सिलेक्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में उन्हें किसी न किसी खेल में पार्टिसिपेट करना ही होगा। और जिससे भी ये खेल आसान लग रहा है वो आगे के खेल नहीं देखना चाहता और पहले ही उन्हें पार कर लेना चाहता है, जिससे वो आगे इसी प्रॉब्लम में ना फंसे। वैसे भी वॉन्ग भी समझ चुका था कि शायद उसे भी किसी न किसी खेल में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता। वो जोर से सांस लेता है और सांस लेते ही नोटिस करता है कि वहाँ ऊपर बालकनी में से एक आदमी अभी उन्हीं लोगों की तरफ देख रहा है। वॉन्ग की जैसी उस पर नजर पड़ती है तो वॉन्ग उसे देखने लगा और तभी वो आदमी भी यहाँ वॉन्ग की तरफ देखने लग जाता है। वॉन्ग ने जैसे ये चीज देखी तो उसने तुरंत ही दूसरी तरफ चेहरा मोड़ लिया। वॉन्ग का वही साथी बॉडीगार्ड वॉन्ग से कहता है कि उसे उस आदमी की तरफ नहीं देखना चाहिए, असल में उस आदमी को काम मिला है यहाँ सभी पर नजर रखने का, जिससे कि कोई कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और इस तरह के पर्सन पर
नजर लगा कर रखने से उसे शक हो सकता है कि ये लोग यहाँ किसी और रीजन के चलते भी आए हैं। वैसे अभी वहाँ दूसरी तरफ वो बॉडीगार्ड जो कि उस मगरमच्छ से लड़ने के लिए गया था, वो सच में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसने कुछ बड़े बड़े स्पीयर्स लिए थे जिससे वो दूर से हमला कर पाए, और वो पहले वाले बेवकूफ बॉडीगार्ड की तरह बेवकूफी नहीं कर रहा। यहाँ छलांग लगाते हुए डायरेक्शन की मदद से हमला कर रहा था, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उस मगरमच्छ की तरफ उन स्पेयर को फेंक रहा था, जिससे वो मगरमच्छ भी चोट खा रहा था और उस बॉडीगार्ड को भी कुछ नहीं हो रहा। उसे लग रहा था कि शायद वो उस मगरमच्छ को इजिली हरा देगा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस उस मगरमच्छ से कुछ ज्यादा दूर है। साथ ही वो स्पीड में भी उस मगरमच्छ से तेज है। इस वजह से वो सीधा उसके बार बार पीछे जाकर हमला करता। इससे मगरमच्छ उसे देख नहीं पाता, लेकिन अचानक ही मगरमच्छ जोर से अपनी पूंछ हिलाता है और उस बॉडीगार्ड का पापड़ बन जाता है। वैसे तो अभी वो होस्ट इस बॉडीगार्ड की तारीफ कर रहा था, ये कहते हुए कि इसने सच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ भी कहो, अब वो मारा जा चुका है। इसका मतलब अगले बॉडीगार्ड की बारी है। तो वहाँ वो होस्ट फिर से सभी से कहता है कि उनमें से जिसको भी पार्टिसिपेट करना वो आगे आ सकता है। साथ ही अभी उस होस्ट ने फिर से 30% प्राइज मनी बढ़ा दी थी, लेकिन इस बार कोई भी बॉडीगार्ड आगे नहीं आता। नॉर्मल सी बात थी, वो सभी समझ चुके थे कि इस तरह के मगरमच्छ से लड़ना सच में बहुत मुश्किल है। हालांकि इतने में ही एक लड़की या मिस्टर पियो के कान में आकर कुछ कहती है और मिस्टर पियो पूरी प्राइज मनी को डबल कर देते हैं। वो कहता है कि अब जो भी बॉडीगार्ड यहाँ आकर उस मगरमच्छ को हराएगा उसे डबल गोल्ड दिया जाएगा। अभी इतनी बात सुनते ही जुआन नाम का एक बॉडीगार्ड यहाँ अपने बॉस सैमुअल के पास आकर इसकी परमिशन मांगता है इस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि इतने सारे अमीर आदियों में सिर्फ सैमुअल ही एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर थोड़ी बहुत ही इंसानियत बची हुई है। इस वजह से उसने किसी भी अपनी बॉडीगार्ड को आगे नहीं आने दिया था। पर अब जब जुआन खुद आगे आना चाहता है तो वो मना नहीं करता, वो यहाँ उसे ऑल द बेस्ट कहकर आगे आने देता है। हालांकि जुआन तो आगे आ गया, लेकिन इतने में ही एक दूसरा बॉडीगार्ड जिसका नाम खुद गोल्ड है वो भी आगे आ जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम गोल्ड है, इसलिए ये डबल गोल्ड मेरा ही होगा। अभी वो दो पार्टिसिपेंट्स को एक साथ आगे आता देख होस्ट अनाउंस करता है कि अब बारी है लास्ट मेन स्टैंडिंग बैटल की। अभी इन अमीरों के जो चोचले हैं वोंग को किसी के बारे में कुछ नहीं पता, इस वजह से उसे इस चीज के बारे में भी नहीं पता। पर तभी वही पास खड़ी बॉडीगार्ड लड़की उसे बताती है कि एक अलग टाइप का मैच है जिसमें अगर कोई दो पार्टिसिपेंट एक साथ में किसी गेम के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन दोनों को आपस में लड़कर ये डिसाइड करना होता है कि आखिर उस गेम में पार्टिसिपेट कौन करेगा। इस छोटे मैच का भी एक रूल है कि इसमें सिर्फ वही जीत सकता है जो जिंदा बच गया, मतलब दोनों में से किसी एक को अपनी जान गंवानी होगी। वोंग सोचता है कि एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। अभी वोंग कह रहा था कि अगर मान लो गोल्ड आगे आया और उसने जुआन को हरा दिया तो जुआन हारते हारते ऑलरेडी उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, फिर वो उस क्रोकोडाइल से कैसे फाइट करेगा। लेकिन इतने में ही वोंग का साथी बॉडीगार्ड वोंग से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, गोल्ड सच में ताकतवर है, वो बस उस प्राइज मनी के बढ़ने का इंतजार कर रहा था। यहाँ लड़ाई के बीच हम देखते हैं कि अभी फाइट जैसे शुरू हुई तभी सैमुअल जुआन का मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए उससे कहता है कि अगर जुआन इस मैच में जीत जाता है तो वो जुआन को वेकेशन के लिए छुट्टियां और साथ ही कुछ ऐसी चीजें देगा जिसका नाम सुनकर जुआन का चेहरा लाल हो चुका था। क्या चेहरा लाल होने के बाद अब जुआन पलट ही रहा था, तभी गोल्ड ने उस पर हमला कर दिया और सीधा उसकी गर्दन पर बाइट कर उसे दूर फेंक दिया। अभी जुआन की जान जा चुकी थी। वोंग को ये चीज समझ में नहीं आई, लेकिन यहाँ उसका वो साथी बॉडीगार्ड वोंग को ये भी चीज समझाता है असल में जुआन के पास पावर है कि वो अपने अपोनेंट के ब्लड को पीकर खुद की पावर को इंक्रीज कर सकता है। इसका मतलब सामने वाला अपोनेंट जितना ज्यादा ताकतवर होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ उसने जुआन को तो हरा दिया पर साथ ही जुआन का ब्लड पीकर उसने अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर लिया है उस मगरमच्छ से लड़ने के लिए। वैसे इस तरह के पावर के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं जो कि वैसे तो उसे साथी बॉडीगार्ड ने बताए थे, लेकिन हम बाद में जान लेंगे क्योंकि अभी हमें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं। अभी के लिए गोल्ड आगे बढ़ चुका था उस क्रोकोडाइल से लड़ने के लिए। जब होस्ट देखता है कि गोल्ड ने कोई भी वेपन नहीं चुना तो उससे वेपन लेने का कहता है, पर गोल्ड कहता है कि उसे वेपन नहीं चाहिए क्योंकि क्रोकोडाइल के पास कोई वेपन नहीं है, इसलिए अगर वो खुद वेपन लेकर गया तो उसे क्रोकोडाइल के साथ अन्याय होगा जो कि गोल्ड नहीं करना चाहता। अभी जैसे ही उन दोनों की फाइट शुरू होती है तो वो क्रोकोडाइल तुरंत ही आगे बढ़कर गोल्ड को खाने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्ड छलांग लगाकर उसके अटैक से बच जाता है और सीधा उसके सर पर आकर धीरे से किस करता है। गोल्ड के ऐसा करते ही क्रोकोडाइल और उसका सर अलग हो चुका था, इसका मतलब वो क्रोकोडाइल वही मारा गया। अभी किसी को भी इस तरह की चीज समझ में नहीं आई और ना ही वो साथी बॉडीगार्ड समझ पाया, पर गोल्ड कहता है कि वो एक एनिमल लवर है, इसी वजह से उसने पूरी कोशिश की कि क्रोकोडाइल को दर्द ना हो और उसकी जान भी चली जाए। अभी ऐसा कर उसने वो बैल ली और सीधा होस्ट के पास आ गया। अभी होस्ट के हाथ में
बेल आ चुकी थी। इसका मतलब गोल्ड ने ये फाइट जीत ली है। अभी होस्ट गोल्ड से पूछता है कि क्या उसे ये सारा सोना अभी चाहिए, तो गोल्ड कहने लगता है कि नहीं, ये सोना बाद में उसके घर तक वो लोग पहुंचा सकते हैं। अभी कोई ऐसा और भी बीस्ट है जिससे वो फाइट कर सकता है। तो इस पर होस्ट कहता है कि अभी तो ये खेल शुरू हुई है, उनके पास अभी ऐसे और बीस्ट हैं जिनसे मिलकर गोल्ड को बहुत मजा आएगा। अभी गोल्ड हैरान था, वो कह रहा था कि क्या सच में इस क्रोकोडाइल से ज्यादा ताकतवर बीस्ट उनके पास है। तो होस्ट कहता है कि बिल्कुल, अगला बीस्ट सच में स्पेशल होने वाला है। इतना कहकर उन लोगों ने अगले बीस्ट को बुलाने की तैयारी शुरू कर दी। वोंग पहले ये चीज महसूस कर चुका था कि अगला बीस्ट जो आ रहा है वो सच में कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, क्योंकि वोंग ने उसकी एनर्जी महसूस कर ली थी। गेट ओपन होता है और वहाँ से वो बीस्ट निकल कर आता है। उस बीस्ट का नाम इन लोगों ने नंबर 17 रखा है। इसके पास बहुत ज्यादा स्पीड और साथ ही हजारों भालू जितनी स्ट्रेंथ की पावर है। वैसे अब जब वो मॉन्स्टर उनके सामने आ चुका था तब वो लोग भी घबरा रहे थे, जिन्हें उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं करनी है। हालांकि डर को और बढ़ाने के लिए होस्ट उस मॉन्स्टर की और ज्यादा तारीफ करते हुए बताने लगता है कि जो आदमी सबसे पहले उस मॉन्स्टर के गले पर घंटी बांधने के लिए गया तो ये मॉन्स्टर उसे खा गया। इसका मतलब ये बहुत ही भूखा किस्म का जानवर है। अभी वो बुलेट प्रूफ कांच के अंदर है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। यहाँ इतना पावरफुल मॉन्स्टर है, इसका मतलब पिछले वाले उस क्रोकोडाइल से अब ज्यादा हो गई। होस्ट बताता है कि पिछली बार जितना गोल्ड सभी को दिया जा रहा था, इस बार उसे दुगना गोल्ड दिया जाएगा। मोटिवेशन के तौर पर होस्ट कह रहा था कि जो भी सबसे पहले हिस्सा लेना चाहे वो आगे आ सकता है। वहीं हम वोंग को देखते हैं जो कि बिल्कुल हिस्सा लेने के मूड में नहीं है। वैसे भी वो अभी पीछे खड़ा हुआ है, जिससे कि अगर ये लोग खुद से डिसाइड करे तो भी किसी की नजर उस पर ना पड़े। वैसे तो वोंग को उस मॉन्स्टर में अभी कुछ अजीब महसूस हुआ, मतलब उसकी पावर महसूस हुई, लेकिन वोंग को साथ ही आसपास से भी कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा है जो कि जल्दी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। हालांकि इसमें समझदारी यही होगी कि वो शांति से चुपचाप पीछा खड़ा रहे। यहाँ किसी ना किसी को तो आगे आना ही था, इसलिए एक गार्ड सबसे पहले आगे आता है और एक तलवार चलाता है उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। वो जैसे ही उस बंद पिंजरे के अंदर आया तो उसने तुरंत ही तलवार से उस मॉन्स्टर पर हमला कर दिया, लेकिन वो मॉन्स्टर उस गार्ड को इग्नोर करने लगता है। वो यहाँ उस गार्ड के पीछे आ जाता है और सीधा टारगेट उस ऊपर लगे बुलेट प्रूफ कांच को बनाता है। वो जब उस पर हमला कर रहा था तो उसके पंजों में स्क्रैच पड़ रहे थे, जो देखकर ऊपर कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों की अब फटनी शुरू हो चुकी थी। वैसे उस मॉन्स्टर ने उस गार्ड से फाइट इस वजह से नहीं की क्योंकि वो मॉन्स्टर उसे कमजोर समझता है, और वैसे भी उसे कांच की दूसरी तरफ ज्यादा खाना दिखाई दे रहा है। अभी सभी लोग डर रहे थे, इस वजह से होस्ट सभी को समझाता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो कांच है ये बहुत ज्यादा मजबूत है, ये इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। साथ ही ये लोग पहले थोड़ा टेस्ट वगैरह भी कर चुके हैं, जिसमें इन्हें पता है कि वो नहीं टूटेगा। हालांकि इतने में ही वो मॉन्स्टर अपने सर से जोरदार हमला करता है सीधा उस कांच पर, और इस बार कांच में स्क्रैचेस नहीं बल्कि एक क्रैक पड़ जाता है। इस चीज को देखकर इस बार उस होस्ट की फट चुकी थी, लेकिन उसने पैंट पहन रखी है और चेहरे पर एक्सप्रेशन सही समय पर संभाल लिए, जिस वजह से बाकी सभी अब थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहे थे ये चीज सुनकर कि ये बुलेट प्रूफ कांच पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है, मतलब ये फुल प्रूफ है। वैसे अभी वहाँ उस बुलेट प्रूफ कांच के नीचे जो गार्ड है जो कि उस मॉन्स्टर से लड़ने गया, उसे ना जाने क्यों पर बहुत ही इंसल्ट महसूस हो रही थी, मतलब उसकी जान बच गई, लेकिन वो बेवकूफ सच में उस मॉन्स्टर को हराना चाहता है। इस वजह से एक बार अपनी जान बचाने के बावजूद भी वो यहाँ पीठ पीछे मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज थी। वो इसलिए उसके हमलों को डोज करता है और एक जोरदार हिट करते हुए उस गार्ड को भी वही जमीन में मार देता है, जिसके बाद उसने उस गार्ड की तलवार अपने मुंह से पकड़ ली थी और फिर से ऊपर लगे उस कांच पर हमला करने लगा था। अभी जब वो अटैक कर रहा था तो उसका जो आई कांटेक्ट था वो उस होस्ट से जाकर कनेक्ट होता है। होस्ट समझ चुका था कि असल में वो मॉन्स्टर उसी को मारना चाहता है, क्योंकि ये होस्ट एक तरह से इन मॉन्स्टर का मास्टर भी है, मतलब इन्हें जिन भी अजीब अजीब सी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ रहा है वो सारी ट्रेनिंग इस होस्ट ने ही करवाई थी, जिस वजह से ये सभी मॉन्स्टर पहले से ही इस होस्ट से नफरत करते हैं। हालांकि आज तक किसी ने भी इस तरह से अपने मास्टर को टारगेट बनाने की कोशिश नहीं की, इसी वजह से होस्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस मॉन्स्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ वोंग प्रॉब्लम समझ चुका था। असल में उसने उस लड़के यानी कि उस दूसरे बॉडीगार्ड गोल्ड को उस क्रोकोडाइल से फाइट करते वक्त बड़े ध्यान से नोटिस किया था। गोल्ड ने तब अपने हाथ से किसी तरह का अजीब सा गोल्डन पाउडर उस बंद जगह में रिलीज कर दिया था और फिर फाइट करने लगा था। उस गोल्डन पाउडर को किसी और ने नोटिस नहीं किया। वो एक तरह से एक खास पॉइजनस पाउडर है जो कि एक नशीले पदार्थ की तरह काम करता है। जब यहाँ उस दूसरे मॉन्स्टर की एंट्री हुई तो उसने आकर उस पाउडर को स्मेल किया, जिस वजह से अब वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका है। पहले उसने अंदर उस गार्ड को मारा और अब वो यहाँ उस होस्ट से बदला लेना चाहता है। हालांकि जब वोंग ये चीज हमें एक्सप्लेन कर रहा था तभी अचानक उस मॉन्स्टर ने जोरदार हिट कर फाइनली उस बुलेट प्रूफ कांच को तलवार से तोड़ दिया। ऐसा कर वो मॉन्स्टर वहां से बाहर निकल आया था।
जिसे देखकर सभी की फट चुकी थी और इस बार तो वो अपने एक्सप्रेशन से भी ये चीज नहीं छुपा सकते। खासकर वहाँ उस होस्ट को भी लगभग हार्ट अटैक आने ही वाला था। वो तो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर का मेन टारगेट वही है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर बाकी किसी की तरफ ना देखकर सीधा उस होस्ट पर हमला करता है। हालांकि इतने में ही एक दूसरे बॉडीगार्ड ने बीच में आकर उस मॉन्स्टर को रोक दिया। होस्ट उससे पूछता है कि क्या उसे दूसरे गार्ड को मदद के लिए बुलाना चाहिए, लेकिन वो बॉडीगार्ड यहाँ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मामूली गार्ड अगर यहाँ आते भी हैं तो वो बस मारे जाएंगे, वो इसे हराने में कुछ मदद नहीं कर सकते। वैसे वहीं दूसरी तरफ वोंग, जो कि अभी आराम से पीछे खड़ा हुआ है, वो नोटिस करता है कि वहीं उसके पास खड़ी हुई वही लड़की जो कि एज अ बॉडीगार्ड यहाँ आई थी, वो चुपचाप वहाँ से जा रही है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि वो डर कर वहाँ से गई है। इसका मतलब उसके भी कुछ सीक्रेट मिशन हैं जिन्हें वो पूरा करने के लिए यहाँ पर आई है। खैर वोंग को दूसरे से क्या लेने देना, वो तो यहाँ अपनी नॉलेज बढ़ाने और साथ ही एक काम की चीज निकालने आया है, और वो काम की चीज है ऑब्सीडियन। अब ऑब्सीडियन जैसी कीमती चीज जरूर ट्रेजर वोल्ट में होगी, इसलिए वोंग को यहाँ से चुपचाप निकलकर ट्रेजर वोल्ट ढूंढना चाहिए। यही सोचते हुए वो चुपचाप पीछे से निकल रहा था, पर इतने में ही वहाँ उस टीम की एंट्री हुई जिसे यहाँ के माहौल को संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। मतलब वही स्पेशल फोर्स जिसके आदमियों को हमने वोंग को घूरते हुए देखा था। यहाँ उस टीम का सेकंड मेंबर अभी सही समय पर पहुंच चुका था। वो आकर सभी से पीछे हटने का कहता है और एक जोरदार मुक्का उस मॉन्स्टर के सीधे सर पर मारता है। इस एक ही मुक्के में वो मॉन्स्टर वहीं बेहोश हो चुका था। उसने कुछ सेकंड में ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वोंग ने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी, इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था, क्योंकि वो वहाँ से निकल नहीं पाया। अभी वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी रूम में सभी गार्ड्स को खबर मिलती है कि अब उन्हें वहां पहुंचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिचुएशन संभाल ली गई है। पर इतने में ही अचानक से लाइट चली जाती है। बाहर कुछ गार्ड्स अभी बात कर रहे थे कि शायद मौसम खराब होगा या फिर वायरिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। हालांकि इतने में ही वहां उनमें से एक गार्ड को पीछे से आवाज सुनाई देती है और वो पीछे पलटकर उस तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ असल में वही लड़की थी जिसे वोंग ने चुपचाप जाते हुए नोटिस किया था। इस लड़की का नाम मू है, लेकिन हम इसे मिस मू कहेंगे क्योंकि सिर्फ मू कहने में थोड़ा अजीब लगेगा। अभी मिस मू चुपचाप से यहाँ उस गार्ड को चमका देकर के पीछे खड़े गार्ड पर हमला कर पहले उसे नॉकआउट करती है और बाद में इस दूसरे गार्ड पर हमला करके इसे नॉकआउट करती है। उसने दोनों को ही यहाँ एक दूसरे कमरे में कैद कर दिया था, जिससे कि कोई भी उन्हें ना देखे। अब लाइट भी आ चुकी थी, इसी वजह से उसे थोड़ा देखकर आगे बढ़ना होगा। वो नोटिस करती है कि दूसरे रास्ते पर एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन उसके पास एक ब्लॉक और डिवाइस का जिसके बटन दबाते ही वहाँ सीसीटीवी कैमरे पर सब जैपनीज हो गया, मतलब सारी चीजें ब्लर हो गई। इसी वजह से वो इजिली उस जगह से निकल गई। बाद में वो नीचे बेसमेंट में पहुंचती है, जहाँ हमें पता चलता है कि असली चीज तो बेसमेंट में छुपी हुई है। वहाँ बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम था, पर वो इजिली आगे बढ़ते जा रही थी। सामने एक फिंगरप्रिंट डिटेक्टर भी लगा हुआ था, जिससे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही सामने का दरवाजा खोल सकते हैं। लेकिन ये मिस मू सच में समझदार है, इसी वजह से ये अपने साथ एक फेक फिंगरप्रिंट ग्लव लेकर आई, जिसे पहनकर उसने इजिली वो दरवाजा खोल लिया। वैसे दरवाजा असल में ट्रेजर वोल्ट का था, मतलब जहाँ वो लोग कीमती चीजें रखते हैं। हालांकि उसी दौरान वहाँ पर एक कीपर की एंट्री होती है, जो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसे देखकर मिस मू ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि बातों से प्रॉब्लम सोल्व नहीं की जा सकती। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी थी और वो जो कीपर था वो सच में बहुत ही ताकतवर था। उसने इजिली मिस मू को पीछे हटा दिया, साथ ही एक बहुत ही खतरनाक हमला किया, जिससे मिस मू बहुत मुश्किल से बच पाई। हालांकि इस चीज में उसकी टोपी नहीं बच पाई थी। खैर जान बच गई, अब वो टोपी तो कितनी भी खरीद लेगी। वैसे अचानक ही वहाँ एक दूसरे गार्ड की एंट्री होती है, जो कि थोड़ा लो लेवल गार्ड है। इसी वजह से वो अपने साथ एक गन लेकर आया था, जैसे गन वगैरह से मिस मू को डर नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड लेवल की बॉडी गार्ड है। वो इजिली किक कर पहले तो वो गन को दूर हटाती है और फिर एक ही किक में उस बॉडी गार्ड को बेहोश कर देती है। इतने में ही एक दूसरा बॉडीगार्ड वहां पहुंच चुका था। मिस मू ने यहाँ उससे पहले बॉडीगार्ड की बेहोश बॉडी उठाकर उसे दूसरे बॉडीगार्ड पर फेंक दी, जिससे उसने दोनों बॉडीगार्ड को हरा दिया। लेकिन ये खुश होने का समय नहीं है, क्योंकि इस बीच वो उस कीपर के बारे में भूल चुकी थी, जिससे वो पहले फाइट कर रही थी। अचानक ही वो कीपर छलांग लगाकर फिर से उसकी तरफ हमला कर देता है। हालांकि अब सही समय पर वोंग ने वहां पहुंचकर इजिली उस कीपर के हाथ को पकड़ लिया था। कीपर कहता है कि अब तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इतना कहकर वो वोंग पर अटैक करने वाला था, लेकिन वोंग ने दूसरे हाथ को मोड़ दिया और उसे एक पंच में ही बेहोश कर दिया। अभी मिस मू वोंग को देखकर हैरान थी। वो वोंग से कहती है कि तुम प्लान का हिस्सा नहीं थे, फिर आकर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वोंग कहता है कि एक लेवल सी की बॉडीगार्ड को इस तरह से अकेले मिशन पर नहीं आना चाहिए।
ये सुनकर मिस मू बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो कहती है कि आखिर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता। वोंग कहता है कि ये बस आसान था वोंग ने, जो कि मैं भी पता नहीं लगा, जो कि मुझे भी पता नहीं लग पाई थी। असल में वो जो मिस्टर पीयू है जिसे अभी तक हम बॉस समझ रहे थे, वो बस एज अ बॉस बनकर यहाँ पर आया था, क्योंकि असली बॉस असल में ये लड़की है। वोंग ने ये चीज तब नोटिस की जब उसने देखा कि बॉडीगार्ड होते हुए भी सभी बॉडीगार्ड पीछे खड़े हुए हैं और पीयू आगे कुर्सी पर बैठा हुआ है एक फॉर्मेशन बनाकर, जिसे ध्यान से देखा जाए तो पूरा फॉर्मेशन सिर्फ मिस मू को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ बनाया हुआ था। मिस मू ये देखकर हैरान थी कि वोंग को ये सारी चीजें पता है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। वो कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुमने कीपर को हरा दिया और अब जल्दी बाकी सारे कीपर भी यहाँ पहुँचते होंगे। वोंग कहता है कि इसका मतलब हमें जल्द से जल्द ट्रेजर लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। वो लोग तुरंत ही उस ट्रेजर वोल्ट के अंदर आते हैं, जहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो एक नकली ट्रेजर वोल्ट था। अभी मिस मू तो ये देखकर बहुत ही हैरान थी। वोंग कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी और यहाँ जब तुम आई तो बहुत ही जल्दी में थी, इसका मतलब तुम्हारे पास जरूर कोई रास्ता है जिससे तुम ट्रेजर लेकर यहाँ से निकल सकती थी। इस पर मिस मू कहती है कि हाँ, निकलने का रास्ता तो है, लेकिन ट्रेजर ढूंढने में बहुत समय लगेगा। वोंग कहता है कि उस ट्रेजर को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले निकलने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस पर मिस मू ने उन्हें तुरंत ही प्रॉमिस करती है, पर वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वोंग यहाँ असली ट्रेजर वोल्ट का पता कैसे लगाएगा। हालांकि वोंग के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो जब यहाँ पर आया तभी उसने उन सभी ट्रेजर की एनर्जी महसूस कर ली थी, इसलिए वो ऑलरेडी जानता है कि वो असली ट्रेजर वोल्ट आखिर कहाँ है। खैर अचानक ही वोंग को कुछ और भी महसूस हुआ, जिस वजह से उसने तुरंत ही मिस मू का हाथ पकड़ा, उसे साइड हटा दिया और यहाँ वो उस रास्ते से हट चुके थे जिस रास्ते से वो आए थे। तभी उस सेम रास्ते में बहुत सारी बुलेट्स दड़ कर वो सारे कीपर्स चलाना शुरू कर देते हैं, जो कि रेनफोर्समेंट के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। अभी वोंग ने मिस यू को बचा लिया। हालांकि वोंग ने कुछ और भी चीज नोटिस की और तुरंत अपना चश्मा पहन लिया। वहाँ भी वो कीपर्स की जो लीडर थी वो एक फ्लैशबैक फेंकने वाली थी। अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत गेम खेला होगा तो तुम्हें पता होगा कि एक तरह का बॉम्ब होता है जिससे बहुत ज्यादा लाइट निकलती है। यहाँ जैसे ही वो लीडर फ्लैशबैक या अंदर की तरफ फेंका तो वोंग ने तुरंत निकलते हुए एक जोरदार चौका लगाकर उसे वापस उन्हीं कीपर की तरफ फेंक दिया, जिससे वोंग और मिस यू को समय मिल चुका था वहाँ से निकलने का। किसी तरह से दोनों ही वहाँ से निकल गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उनकी मुलाकात उन कीपर से हो गई। अब यहाँ उस लीडर लड़की को देखते ही मिस यू तुरंत अपनी तलवार निकालने लगी थी, लेकिन उस लीडर लड़की के चाबुक ने मिस यू को हमला करने से रोक लिया। दूसरी तरफ वो टीम का सेकंड मेंबर मतलब वही गार्ड जिसने एक पंच में उस मॉन्स्टर को सुला दिया था, वो यहाँ वोंग पर हमला कर उसे दूर फेंक देता है। साथ ही वहाँ वो लीडर लड़की भी मिस यू को हटाकर और हमला कर यहाँ वोंग के पास ही फेंक देती है। दोनों ही पकड़े जा चुके थे। वोंग ने नोटिस कर लिया था कि जो टीम है इसमें 3 बी लेवल गार्ड्स हैं। वोंग कहता है कि 2 के खिलाफ 3 लोग आए हुए हैं, ये तो गलत है। जिस पर वो लड़की कहती है कि सही गलत सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी तुम मरने वाले हो। हालांकि वोंग कहता है कि ठीक है मैं मर जाता हूँ, लेकिन अकेले नहीं। इतना कहकर उसने एक बॉम्ब वहाँ गिरा दिया। अभी बॉम्ब से पहले ही पिन निकल चुकी थी। इसी वजह से वो लीडर लड़की घबरा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि धमाका होगा, लेकिन ये बस वोंग की एक चाल थी, क्योंकि जब उन सभी ने डर कर अपनी आंखें बंद करी तो वोंग मिस यू को वहाँ से लेकर एक सील्ड कमरे में भाग गया, जहाँ का दरवाजा भी उसने लॉक कर दिया था। वैसे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा अभी उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन अंदर वो कूद चुके हैं। इसका मतलब वो कीपर इन्हें जल्दी ढूंढ लेगा और साथ ही पकड़ भी लेगा। खैर अभी के लिए मिस यू वोंग को शुक्रिया कहती है, क्योंकि वोंग ने उसकी जान बचाई। वो कहती है कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुम चाहते तो अकेले वहाँ से भाग सकते थे, तुम्हारे पास अच्छा मौका था। पर वोंग कहता है कि नहीं, मुझे लुओ और शिको की इन्फॉर्मेशन चाहिए। साथ ही साथ तुमने अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए मुझे पैसे दिए थे, भले ही मुझे कम पैसे मिले, लेकिन फिर भी मैं डील नहीं तोड़ सकता। अभी के लिए हमें यहाँ से सेफली निकलने का भी रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ वोंग एक प्लान बनाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो कीपर वोंग को ढूंढ रहे थे तो खुद वोंग ही उनके सामने आ जाता है। हालांकि वो लीडर लड़की नोटिस करती है कि वोंग के साथ मिस यू नहीं है। वो इसकी वजह पूछती है तो वोंग कहता है कि वो लड़की कमजोर थी, अगर वो मेरे साथ होती तो सिर्फ मुझे स्लो करती, इसी वजह से उसे जाने दिया। ये सुनकर वो लीडर लड़की अपने तीसरे साथी को दूसरी डायरेक्शन में भेज देती है, जिससे वो मिस यू को भी पकड़ सके, क्योंकि वो यहाँ से किसी को जाने नहीं देगी। और इसके बाद वो वोंग पर हमला करने वाली थी, पर तभी अचानक से मिस यू ऊपर की सीलिंग तोड़ कर नीचे आती है, जो कि बस इसीलिए छुपी थी क्योंकि सामने 3 बी क्लास गार्ड थे जिनसे ये दोनों अकेले नहीं लड़ सकते थे। वोंग ने ये सब इसलिए किया जिससे कि फाइट 2v2 हो सके। अभी मिस यू जैसे ही ऊपर से नीचे आई, उसने अपनी तलवार निकाल ली और लीडर लड़की से फाइट करने लगी। इसी बीच वो दूसरा सेकंड नंबर का गार्ड मिस यू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग के पास चांस था, इसलिए वो आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्के के साथ उस गार्ड को हरा देता है। कुछ ही देर में मिस यू ने भी यहाँ उस लड़की को हरा दिया था और ये दोनों जीत चुके थे। अब वो तीसरा बंदा आकर प्रॉब्लम क्रिएट करे, इससे पहले ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
वैसे वोंग अभी मिस्यू को सीधा उस ट्रेजर वोल्ट के पास ले आया था, जहाँ इस बार वो दरवाजा नहीं खोलते बल्कि सीधा दीवार में एक बड़ा सा होल कर ट्रेजर वोल्ट में घुस जाते हैं। वहाँ मिस्यू एक स्क्रॉल देखती है और असल में वो इसी के लिए यहाँ आई थी। वो वोंग से कहती है कि अब कहीं आखिर में वो उसे धोखा तो नहीं देगा, लेकिन वोंग कहता है कि उसे फटा पुराना स्कूल नहीं चाहिए, वो यहाँ किसी और चीज के लिए आया है। वोंग को भी यहाँ वो ऑक्सीजन ट्यूब मिल चुका था, मतलब अब यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। वोंग मिस्यू से पूछता है कि आखिर तुमने क्या प्लानिंग की है यहाँ से निकलने की, तो इस पर मिस्यू जवाब देती है कि इस जगह के नीचे एक ड्रेनेज पाइप है जो कि हमें यहाँ से इजिली बाहर निकाल सकता है। वोंग ने इस प्लान के लिए तो हाँ कर दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ी सी बैड फीलिंग भी आ रही थी, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम उसे तीसरे गार्ड को देखते हैं जो कि वापस लौटकर उन दोनों गार्ड के पास आ चुका था और वहाँ वो दोनों गार्ड भी अब होश में आ चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वोंग और मिस्यू कहाँ गए। तभी वहाँ पर उनके मॉन्स्टर की एंट्री होती है। एक तरफ से ये उनका बॉस है जो कि यहाँ उन तीनों को एक एक पिल देता है और कहता है कि वो उसे धोखा दे सकते हैं जिससे हमें इंट्रूडर्स को पकड़ने में आसानी होगी। तभी हमें पता चलता है कि जिस जगह पर वो दोनों हैं वहाँ एक प्रोफेसर सभी जानवरों पर रिसर्च कर रहा होता है, पर उसका असली काम जानवरों पर नहीं बल्कि इंसानों पर रिसर्च करना है, जिसमें उसे मजा भी आता है। हालांकि ये सब कानून के बिल्कुल खिलाफ है, पर ये सब चीजें छुप कर की जा रही है, इसलिए इसका किसी को पता नहीं है। तभी मिस मू को एक और काम याद आता है और वांग को भी उसके साथ जाना पड़ता है। हालांकि वांग जल्दी से जल्दी बस यहाँ से निकलना चाहता था, पर वो ऐसे मिस मू को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता। तभी उनका एलिवेटर रुकता है, पर वहाँ बहुत सारे गार्ड्स उनका वेट कर रहे थे, पर उन्हें हराना मिस मू के बाएं हाथ का खेल था और वो इन सभी गार्ड्स को पलक झपकाते ही हरा देती है। अब मिस मू वांग को प्लान समझाती है और जल्दी से जल्दी वहाँ चलने की कहती है, क्योंकि अगर वो वहीं रुके रहेंगे तो वहाँ और गार्ड आ जाएंगे और उन्हें उनसे पिटना भी होगा। वांग भी जल्दी से मिस मू के पीछे जाने लगता है। अब वो दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारा खून पड़ा था और मिस मू अपने फिंगरप्रिंट वाले ग्लव की मदद से गेट खोल देती है। अब अंदर जाकर उन्हें उन जानवरों की बॉडी मिलती है जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और वहाँ बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। अब मिस मू बताती है कि इन जानवरों पर एक्सपेरिमेंट स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए किए जा रहे हैं। साथ ही जो लोग इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन्हें लगता है कि इन वेपन से वो लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल देंगे, पर उन्हें इन सब बातों का अंदाजा नहीं है कि इससे कितनी ज्यादा परेशानी आ सकती है। अब वो दोनों लैब में आ जाते हैं जहाँ प्रोफेसर की असिस्टेंट उनका स्वागत करती है और प्रोफेसर भी उनसे काफी अच्छे से बात करता है, जिससे हमें पता चलता है कि मिस मू प्रोफेसर को पहले से जानती है और वो वहाँ एक जिन थेरेपी ड्रग लेने आई थी जिसका प्रोफेसर ने उससे वादा किया था। पर प्रोफेसर पहले मिस मू से उस फ्लूइड को मांगने लगता है, पर मिस मू पहले उस ड्रग को दिखाने की कहती है। तब प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि जिन लोगों से वो अभी लड़े थे उन्हें उसी ड्रग से मॉडिफाई किया गया था और इसका मतलब ये है कि इंसान की बॉडी को मॉडिफाई किया जा सकता है और एक ह्यूमन की बॉडी भी इवॉल्व हो सकती थी। लेकिन अब प्रोफेसर की रिसर्च में प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि जो बंदा उसे पहले फंड देता था अब उसने उसे फंड देना बंद कर दिया है, क्योंकि उसे सिर्फ मिलिट्री के वेपन बनाने हैं और प्रोफेसर को इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने हैं, जिसकी वजह से अब वो बंदा प्रोफेसर को फंड नहीं दे रहा। ये सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान किसी इंसान के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है और कैसे कोई एक्सपेरिमेंट के नाम पर दूसरे लोगों की जान ले सकता है। पर प्रोफेसर बताता है कि कुछ बड़ा करने के लिए थोड़े सैक्रिफाइस तो देने पड़ते हैं और इससे अब इंसानी जीवन से एक नया समय सामने आएगा, क्योंकि हर जगह की बीमारी खत्म हो जाएगी और इंसान का जीवन बढ़ जाएगा। अब तो मिस मू को भी गुस्सा आ जाता है और वो प्रोफेसर को पकड़ लेती है और उसके ग्रैंडपा को बचाने के लिए ड्रग मांगने लगती है, पर प्रोफेसर उसे समझाता है कि उसे अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए फंडिंग की जरूरत है और फंडिंग के बिना वो उस ड्रग को भी बना नहीं सकता। साथ ही सिर्फ कुछ ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट के बाद वो पक्का सक्सेसफुल हो जाएगा। पर ये सुनने के बाद तो मिस मू प्रोफेसर को मारने लगती है और वही गिरा देती है। अब प्रोफेसर की असिस्टेंट गन निकाल लेती है और मिस मू से प्रोफेसर को छोड़ने की कहती है, क्योंकि उस असिस्टेंट को भी प्रोफेसर की रिसर्च पर पूरा भरोसा है। पर मिस मू असिस्टेंट को भी गिराती है और कहती है सभी के लिए उस लैब का डिस्ट्रॉय होना ही सही होगा और उसमें वो वांग की मदद मांगती है, लेकिन तभी वांग क्यूब के अंदर चला जाता है। ये देखकर मिस मू को गुस्सा तो काफी आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए खुद ही लैब डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो यहाँ ऑक्सीजन की वजह से क्यूब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वांग से वापस बात करने लगता है, जिससे वांग खुश हो जाता है। अब क्यूब वांग को बताता है कि एक अपग्रेड भी चल रहा है, जिससे क्यूब का साइज भी बड़ा हो चुका है। अब वांग को ये पता चलता है कि वो 1 मिनट में 2 बार टेलीपोर्टेशन पावर को यूज कर सकता है और पहले वो सिर्फ 15 मीटर तक टेलीपोर्ट हो सकता था, लेकिन अब वो 30 मीटर तक भी टेलीपोर्ट हो सकता है। साथ ही उसकी माइक्रोवेव वाली पावर भी 30 मीटर तक यूज की जा सकती है। तभी वांग को डिवाइन वेस्ट ओवर की न्यू पावर मिलती है, जिससे अब वो अपने जेम की एनर्जी को कुछ टारगेट पर अप्लाई कर सकता है। इधर मिस मू लैब के जानवरों को आजाद कर देती है और कुछ बैट्स वहाँ की सिक्योरिटी पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड उनका कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आगे आता है और वो एक बैट को जलाकर खाक कर देता है। पर तभी एक दूसरा
जानवर आगे आता है और एक गार्ड को खा जाता है, जिससे सभी गार्ड काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी एक लड़की आती है और उसका साथी दोनों मिलकर उस जानवर को मार देते हैं। या मिस मू को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तभी सिक्योरिटी ऑफिसर उसे ढूंढ लेता है और मिस मू पर अटैक कर देते हैं। पहले वो लड़की मिस मू पर अटैक करती है, पर मिस मू अपनी सोच से उसके अटैक को रोक लेती है, पर मिस मू कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। तभी दूसरा बंदा मिस मू के मुक्का मार देता है, जिससे वो जख्मी होकर गिर जाती है। मिस मू पूछने लगती है कि वो ऐसा गलत काम क्यों करती है, उन्हें आगे चलकर इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो लड़की बताती है उस प्रोफेसर ने बहुत सालों तक उन्हें कैद में रखा था और उनके ऊपर अनगिनत एक्सपेरिमेंट भी किए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ा था। मिस मू कहती है ये सब बताने से उनका गलत काम सही नहीं हो सकते, उन्होंने बहुत गलत काम किए हैं और उन्होंने बहुत लोगों को मारा भी है। और वो बंदा अपनी पावर से मिस मू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वांग वहां आ जाता है और लास्ट मौके पर उसकी बहुत कमाल की एंट्री होती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। पर मिस मू वांग की एंट्री पर ताली नहीं बजाती, बल्कि उसे मारने लगती है, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था। तभी क्यू वांग को बताता है बहुत सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे हैं। देखते देखते उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं और वो लड़की खुश होने लगती है, क्योंकि अब उसके साथ मिस मू भी वहाँ से निकल सकती है। पर तभी वांग अपनी टेलीपोर्टेशन पावर यूज करके रेंज पाइप में पहुंच जाता है और मिस मू उससे इस पावर के बारे में पूछने लगती है, पर वांग से एक सीक्रेट कहकर बात टाल देता है। फिर मिस मू डाइविंग सूट पहन लेती है और वांग से फिर से उसी पावर का यूज करने का कहती है। लेकिन तभी वहाँ उन लोगों का बॉस आ जाता है, जिसके आने का वांग को एहसास भी नहीं होता और क्यों वांग को बताता है उसके सामने खड़ा इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब मिस मू और वांग दोनों ही उसे वहाँ देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनके सामने कैसे आ गया, क्योंकि उनके यहाँ आने के बारे में तो मिस मू तक को भी नहीं पता था, क्योंकि उन्हें वांग अचानक से यहाँ लाया। अब वो बॉस उनका मजाक उड़ाने लगता है कि उन दोनों ने तो यहाँ आने में काफी देर कर दी, वो कब से उसका इंतजार कर रहा था। मिस मू उसे ली नाम से बुलाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ आने वाले हैं। मिस मू की बातों से लग रहा था कि वो ली को पहले से जानती है, पर मिस मू ली को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी और ली को देखते ही मिस मू के चेहरे पर डर दिख रहा था। पर वांग को तो अपने मन में कंफ्यूजन थी कि वो है कौन, क्योंकि वांग को ली के होने का एहसास तक नहीं हुआ। तभी क्यों वांग को बताता है कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है वो वांग से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी पावर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। पर वांग को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो अब तक काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पर अभी वांग को ली की पावर का अंदाजा नहीं था और क्यूब उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ली से फाइट करना उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी ली कहता है उन दोनों की वजह से वो यहाँ है, वरना अभी वो विदेश में अपने असासिन के मिशन को पूरा कर रहा होता। लेकिन उसे पता लगा कि कोई लैब में इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुरंत यहाँ चला आया। उसे लगा था कि यहाँ उसे कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करने को मौका मिलेगा, पर यहाँ तो सिर्फ वो दोनों लोग हैं और ली को नहीं लगता कि वो दोनों उसका कुछ बिगाड़ भी पाएंगे। बात करते हुए ली उन दोनों के पास काफी स्पीड में आ जाता है और उन दोनों को ली दिखता तक नहीं कि वो कब उनके पास आ गया। कि वांग को वार्निंग देने लगता है कि वो अपनी पावर को धीरे धीरे रिलीज कर रहा है, टाइम रहते उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई शुरू हुई तो उनका जीतना तो नामुमकिन है, यहाँ तक कि उनका जिंदा निकलना भी मुश्किल होगा। फिर ली अपने हाथ को मिस मू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाने लगता है और वांग से कहता है कि उन दोनों ने मिलकर उसके कई साथियों की हालत खराब कर दी है, जो काफी बड़ी बात है, क्योंकि उसका कोई भी साथी इतना ज्यादा कमजोर नहीं है कि कोई ऐरा गहरा उन्हें हरा दे। इसलिए ली वांग को उसके साथ जुड़ने का ऑफर देता है, पर वांग ली का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो मिस मू पर अटैक करने वाला था। वांग ली को चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या वो भी उसके साथ ही है और कहता है वो तो काफी कमजोर थे, पर उसे उनसे फाइट करते हुए थोड़ी भी मुश्किल नहीं हुई। अब इससे ली को काफी गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ कर पाता है इससे पहले ही वांग ली पर कुनाई से अटैक कर देता है। लेकिन ली को उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि ली ने अपने हाथ से वांग की कुनाई को रोक लिया था और अपने हाथ को एक्स में बदल लिया था। अब ली वांग पर उस एक्स से अटैक करने लगता है और वांग काफी जल्दी भारी भी पड़ने लगता है। अब वांग को भी समझ में नहीं आ रहा था क्यों उसे इतनी ज्यादा वार्निंग दे रहा था, क्योंकि ली सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मिस मू भी वांग की मदद करने के लिए आगे आ जाती है और ली पर अटैक करती है, पर ली तो सिर्फ अपने एक हाथ को पीछे करके मिस मू के अटैक को रोक लेता है और वांग पर लगातार अटैक करता रहता है। ये देखकर मिस मू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ली उनसे कहता है कि उन्हें क्या लगा था उनके जैसे चूजे उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। ली ने वांग की हालत खराब कर दी थी और लास्ट में उसे एक लात मारता है, जिससे वांग दूर जाकर गिरता है। अब ली मिस मू की तरफ बढ़ने लगता है और ऐसा लग रहा था वो मिस मू को भी नहीं छोड़ने वाला और मिस मू समझ चुकी थी कि ली से जीतना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी वांग अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज
करके ली के जोरदार लात मारता है, जिससे ली का पूरा चेहरा हिल जाता है। ली को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वोंग ऐसे किसी टेक्निक का यूज कर सकता है, इसलिए वो काफी हैरान हो जाता है। और वोंग ने भी अपनी टेक्निक का काफी अच्छे से यूज किया था, जिसकी वजह से वोंग का अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था। ली को लात काफी तेज लगती है, पर फिर भी वो अपने आप को संभाल लेता है और वोंग का पैर पकड़कर उसे काफी जोर से जमीन पर मार देता है, जिससे अब वोंग की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। ली लगातार वोंग को मार रहा था और उसे जान से मारने वाला था, पर तभी मिस मू ली पर अटैक कर देती है, जिससे ली का ध्यान मिस मू पर चला जाता है। मिस मू अपनी पावर का यूज कर रही थी और लाइट जैसी स्पीड के साथ ली पर अटैक कर रही थी। मिस मू को इतनी स्पीड के साथ फाइट करते हुए इससे पहले वोंग ने कभी देखा नहीं था, पर ली को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। पर अभी भी वो मिस मू के हर अटैक से आसानी से बच रहा था। लेकिन तभी वोंग भी अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करता है और पहली बार ली के चेहरे पर एक कट मारने में कामयाब भी हो जाता है और ली को भी अपने कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। अब ली उन दोनों की तारीफ करते हुए कहता है कि वो दोनों इतने भी बुरे नहीं है और शायद उसे मजा आने वाला है। ली बताता है उसने इससे पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट किया है, जिनमें से कुछ लोगों ने तो ली को भी अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन आखिर में सभी मारे गए और ली की जीत हुई, जिसकी वजह से अब ली को लड़ने में इतना मजा नहीं आता, क्योंकि आखिर में ली की ही जीत होती है। ली वोंग से कहता है वो जिस टेक्निक का यूज कर रहा है वो शायद एक फॉरबिडन टेक्निक है, पर वोंग उसका कोई जवाब नहीं देता और वो ली के अगले मूव के लिए तैयार था, क्योंकि वो देख चुका था कि ली की स्पीड कितनी ज्यादा है और वो क्या कर सकता है। इसलिए अब की बार वोंग ली को अटैक करने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। मिस मू वोंग से पूछती है कि अगर वो साथ मिलकर अटैक करेगा तो कितने चांस है कि वो ली से जीत सके, पर वोंग कहता है अभी उनका ध्यान जीतने पर नहीं बल्कि यहाँ से निकलने पर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो ली को हराना काफी मुश्किल दिख रहा है और अभी तो ली ने उनसे सही से फाइट करना शुरू भी नहीं की। वोंग कहता है अगर वो मिलकर पूरी पावर का यूज करें तो शायद वो यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएंगे, क्योंकि अब वोंग को भी समझ में आ चुका था कि ली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वोंग क्यूब से कहता है कि वो अपनी उस नई स्किल का यूज करना चाहता है, इसलिए वो सारी पावर उससे कुनाई में डालने की कहता है। क्यूब कहता है वो ऐसा तो कर सकता है, पर उनके सक्सेसफुल होने के चांस कम है। क्यूब बताता है कुनाई ब्लास्ट भी हो सकता है, जिसमें कुछ नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, और हो सकता है वोंग का प्लान उस पर ही उल्टा पड़ जाए। साथ ही इस प्रोसेस के दौरान क्यूब के सारे फंक्शन बंद भी हो जाएंगे और वोंग क्यूब की किसी भी पावर का यूज नहीं कर पाएगा। पर वोंग अपने फैसले से नहीं हटता और जो बोला है वो करने की कहता है। क्यूब अपने काम पर लग जाता है और अब तो ली के अटैक वोंग को पहले से भी ज्यादा दर्द कर रहे थे और अब तो ली का एक अटैक झेलने भी वोंग के लिए मुश्किल हो रहा था। वोंग के मुंह से खून भी आने लगता है और उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो ज्यादा देर तक टिकने वाला है। वोंग की इतनी बुरी हालत देखकर मिस मू भी ली पर अटैक करने लगती है, पर ली तो अपने हाथ से ही मिस मू की सोर्ड को काफी दूर फेंक देता है। ली मिस मू पर अटैक करने ही वाला था, पर तभी वोंग वापस से ली पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन इस बार तो वोंग ली को मार भी नहीं पाता और ली वोंग को पकड़ लेता है और काफी बुरी तरह से मारने लगता है। वोंग के पास क्यूब की पावर भी नहीं थी, जिसकी वजह से वोंग अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। वोंग के मन में सिर्फ ये था कि उसे अपनी कुनाई के रेडी होने तक हिम्मत रखनी है, पर जब तक चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं सकता। ली भी नोटिस करता है कि वोंग पहले से कमजोर लग रहा है और अपनी उस फॉरबिडन टेक्निक का यूज भी नहीं कर पा रहा, इसलिए वो इससे पूछता है कि वो अपनी फॉरबिडन टेक्निक का यूज क्यों नहीं कर रहा, क्या वो अपनी मर्जी से उसका यूज नहीं कर सकता। ली को लगने लगता है वोंग इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो उस फॉरबिडन टेक्निक का तुक्के से यूज कर पाता है। उसने जरूर अभी तक वो टेक्निक पूरी तरह से सीखी नहीं होगी। वही अब वोंग और मिस मू तो काफी ज्यादा घायल हो चुके थे और मिस मू को वोंग की चिंता हो रही थी, क्योंकि काफी देर से वो लगातार मार खा रहा था। मिस मू वोंग से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वोंग कहता है उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी आसानी से उसे कुछ नहीं होगा। पर असल में वोंग की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी, पर अब वो किसी तरह से लड़ाई में बने रहने की पूरी कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ वोंग को मिस मू को भी बचाना था। अब वोंग मिस मू से कहता है कि वो दोनों मिलकर भी उससे नहीं जीत सकते, इसलिए वो मिस मू को यहाँ से जाने की कहता है। पर मिस मू वोंग से ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी और वो मना करने लगती है, पर वोंग बताता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए अगर उसमें से कोई भी एक बच जाए तो काफी अच्छी बात होगी। तभी वोंग चिल्लाकर मिस मू को जाने की कहता है। तभी वोंग के पास अचानक से एक बॉम्ब आ जाता है और वो उससे ली पर अटैक कर देता है, जो सीधा ली को लगता है और पूरी जगह पर धुआं धुआं हो जाता है। ली को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा वोंग के पास बम कैसे आ गया और मिस मू को धुएं में भागने का मौका मिल जाता है और वो जाने लगती है, लेकिन ली इतनी आसानी से मिस मू को जाने नहीं देने वाला था और ली मू को भागते हुए देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पास आ जाता है। ली गुस्से में कहता है कि वो इतनी आसानी से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, लेकिन तभी ली को रोकने के लिए वोंग बीच में आ जाता है और ली को पकड़ने की कोशिश करता है।
पर अब वोंग के बार बार बीच में आने की वजह से ली को गुस्सा आ जाता है और वो वोंग को पकड़कर जमीन में दे मारता है। वोंग ने मिस मू से जाने को कहा था पर वो ऐसा वोंग को पिटता हुआ नहीं देख पाती और वोंग को बचाने वापस आ जाती है, पर मिस मू ली को छू तक नहीं पाती। उल्टा ली ही मिस मू का गला पकड़ लेता है और उसका सर दीवार में दे मारने लगता है। तभी वोंग ली को बुज़दिल कहता है क्योंकि वो एक लड़की को मार रहा है जबकि वोंग के साथ उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तभी वोंग ली को मुक्का मारने आ गया था पर ली उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पेट में काफी जोरदार मुक्का मार देता है। वोंग की हालत खराब हो चुकी थी पर वो अभी भी हार नहीं मान रहा था और ली को मारने उसके पास आ रहा था, पर इससे ली भी इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो वोंग को इतनी बुरी तरह से मार रहा है पर फिर भी वो हार नहीं मान रहा और बार बार वापस आ रहा है। तभी ली वोंग के काफी जोर से लात मारता है जिससे वोंग दीवार से जाकर टकराता है और दीवार टूट जाती है। और वोंग ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो वापस खड़ा होने वाला था, पर अब तो वोंग ली को चिढ़ाने लगता है कि वो जब आया था कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और वो असल में इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। इससे तो ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वोंग के पास आ जाता है। अब ली काफी गुस्से में वोंग से कहता है कि उसे डर का एहसास कराना होगा वरना वो कभी चुप नहीं होगा और शायद इसके बाद वोंग कभी बोल भी ना पाए। वोंग क्यूब से पूछता है अभी उसकी पावर को कुनाई में जोड़ने में कितना टाइम लगेगा। क्यूब जवाब देता है कि अभी 1-2 मिनट का टाइम तो लगेगा ही, जब तक वोंग को ली को रोकना ही होगा। वोंग कहता है ये तो काफी ज्यादा टाइम है, इतनी देर में ली पता नहीं क्या क्या कर देगा। क्यों वोंग को बताता है कि उसका काफी ज्यादा ब्लड बह चुका है और अगर इससे ज्यादा वोंग को चोट लगी या और ज्यादा ब्लड निकला तो वोंग की जिंदगी पर भी खतरा आ सकता है, यानी वोंग मर भी सकता है। क्यों बता ही रहा था तभी ली वोंग के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और काफी जोर से गला दबाने लगता है। ली अपने एक हाथ को स्टील का बना लेता है और उससे वोंग का गला दबाने लगता है और दूसरे हाथ को एक्स में बदल लेता है और उसे वोंग के गले पर रख देता है। अब ली वोंग से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, पैसों के लिए, औरतों के लिए या फिर हीरो वाले स्टाइल के लिए। ली बताता है वोंग कितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं हो सकता, वोंग की सारी मेहनत बेकार जाएगी और आखिर में वोंग की हार ही होगी चाहे वो कुछ भी कर ले। ली को हराने वोंग जैसे हजारों आए पर आखिर में कोई जीत नहीं पाया। वही हाल वोंग का भी होगा। उसके बाद वोंग को समझ आ जाएगा कि उसने ली से लड़कर कितनी बड़ी गलती की। अब वोंग बेहोश होने लगता है क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी और ली वोंग से पूछता है कि सबसे पहले उसे वोंग के कौन से बॉडी पार्ट को काटना चाहिए क्योंकि ली वोंग को तड़पते हुए देखना चाहता था। अब वोंग भी याद करने लगता है कि वो ये सब किसके लिए कर रहा है, किसके लिए वो इतनी परेशानी झेल रहा है और कौन है जो उसे कभी हार मानने नहीं देती। तभी वोंग को याद आता है वो ये सब उसके लिए कर रहा है और ये नहीं अगर उसे मरना भी पड़ा तो वो याओ के लिए भी मर सकता है। अब वोंग हिल भी नहीं पा रहा था और ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त वोंग मर सकता है। तभी वोंग को बचाने के लिए मिस मू आ जाती है और अपनी पूरी पावर यूज करके अपनी स्वॉर्ड ली की छाती के आर पार कर देती है। हालांकि वोंग मिस मू को देखकर उससे कहने लगता है कि उसने उसे जाने को कहा था और मिस मू को उसकी चिंता छोड़कर अपने आप को बचाने की कहा था, पर मिस मू कहती है उसे किसी का एहसान रखना पसंद नहीं है और वो ऐसे वोंग को मरता हुआ छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। मिस मू को लग रहा था कि उसने ली को घायल कर दिया है, अब वो कुछ देर तक कुछ नहीं कर पाएगा। पर तभी क्यू वोंग को बताता है कि मास्टर वोंदा घायल जरूर हो गया है पर अभी भी उसकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, जैसे उसे कोई चोट नहीं लगी हो, इसलिए आपकी दोस्त खतरे में है। वोंग मिस मू को संभल कर रहने की कहता है जिससे मिस मू चौकन्ना हो जाती है और जैसे ही ली उस पर अटैक करता है वो उसके अटैक से बचकर उस पर उल्टा अटैक कर देती है। अब ली लगातार मिस मू पर अटैक करने लगता है। ली घायल होने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग था जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ हो और वो कुछ ही देर में मिस मू पर भारी पड़ने लगता है और मिस मू को काफी बुरी तरह से पीट भी देता है। मिस मू जमीन पर गिर जाती है और ली उससे कहता है कि ये क्या लगा था, इतनी आसानी से वो उसे हरा सकती है, ऐसी छोटी चोटों से तो उसे कुछ भी नहीं होने वाला और अगर उन दोनों को उसे मारना ही है तो कुछ बड़ा सोचना होगा। ली बताता है उसकी बॉडी पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि उसकी बॉडी अर्थ पर किसी भी मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, इसलिए उनके किसी अटैक का उस पर कोई असर नहीं होने वाला और उन दोनों का जीतने की कोशिश करना बेकार है। अब ली मिस मू की स्वॉर्ड उठा लेता है और कहता है वो काफी अच्छा इंसान है, इसलिए वो मिस मू को उसके ही वेपन से मारेगा। ली मिस मू की बेइज्जती करते हुए कहता है कि एक बी ग्रेड का वेपन है, इसलिए उसे काफी आसान मौत मिलेगी। तभी हम देखते हैं वोंग के पास उसकी नुकाई आ जाती है और उसकी पावर मर्जिंग भी खत्म हो चुकी थी। वोंग कहता है अब जाकर वो उस कमीने को मार सकता है, पर तभी क्यू वोंग को बताता है मर्जिंग फेल हो चुकी है और वोंग को जल्दी से उस कुनाई को फेंक देना चाहिए क्योंकि वो 20 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला है। ये सुनकर वोंग हैरान हो जाता है, वो सोचने लगता है शायद आज किस्मत भी उसके साथ नहीं है, पर चाहे कुछ भी हो वापस हार नहीं मानने वाला था और उसी कुनाई के साथ ली पर अटैक कर देता है। ली वापस से गुस्से में वोंग से कहता है कि उसने उसे क्या समझाया जो हारने के बाद भी वापस लड़ने चला आया। अब ली काफी जोर से वोंग को मारता है जिससे वोंग दूर जाकर गिरता है और काफी घायल भी हो जाता है। मिस मू भी वोंग के पास आ जाती है और वोंग को इतनी घायल हालत में देखकर उसे भी उसकी काफी चिंता हो रही थी। तभी हम देखते हैं ली जैसी वोंग की कुनाई को अपने हाथ में निकालता है,
टाइम पूरा हो जाता है और वो कुनाई ब्लास्ट हो जाती है, जिससे आसपास का एरिया बर्फ में जम जाता है। ली भी पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है और वो हिल भी नहीं पा रहा था। मिस मू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वोंग से पूछती है ये अचानक से क्या हो गया, जिस पर वोंग जवाब देता है कि अब ये सब समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, वो बाद में सब बता देगा। मिस मू वोंग से पूछती है क्या वो जीत गए और ली हार गया। वोंग कोई जवाब नहीं देता और शांत रहता है। तभी कि वोंग को बताता है अचानक से उनके अपोनेंट की पावर काफी तेजी से बढ़ रही है और जल्द से जल्द उन्हें ये जगह खाली कर देनी चाहिए, वरना पता नहीं आगे क्या हो सकता है। वोंग समझ जाता है यहाँ रहना ठीक नहीं होगा और जल्दी से जल्दी मिस मू के साथ जाने लगता है। मिस मू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से वो भाग क्यों रहे हैं और वो वोंग से भी पूछती है कि अचानक से क्या हुआ। अब वो दोनों भागते हुए रिवर के एंड तक आ जाते हैं और शायद वहाँ से बाहर निकलने का वही रास्ता था। मिस मू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वोंग उसे बताता है कि उनका अपोनेंट अभी जिंदा है और वो पहले से भी ज्यादा पावर के साथ उनकी तरफ आ रहा है। वोंग मिस मू को जाने की कहता है पर मिस मू वोंग को अकेला छोड़कर जाने से मना कर देती है। वोंग आगे कुछ बोल पाता है इससे पहले वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और ली उनकी तरफ आने लगता है। वोंग को मिस मू को बचाना था इसलिए वो उसे नीचे पानी में धक्का दे देता है और उससे उसकी चिंता ना करने की कहता है, पर मिस मू जाने नहीं चाहती थी और गिरते हुए भी वोंग को सेफ रहने की कहती है। तभी ली वोंग को मारने वहाँ जाता है और वो काफी गुस्से में भी लग रहा था, पर ली देखता है वोंग तो वहाँ है ही नहीं, उसने जरूर अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज किया और वहाँ से निकल गया। वोंग को वहाँ ना पाकर ली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है अगर वो उसे कहीं भी कभी भी मिल गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और मार देगा। इधर मिस मू को वोंग की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। उसे अब भी लग रहा था कि वोंग को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तभी हम देखते हैं मिस मू की पीठ पर एक क्यूब रखा था, जिसका मतलब वोंग क्यूब में आ गया है और मिस मू के साथ ही जा रहा है। पर इस बारे में मिस मू को कोई आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से वो वोंग की काफी टेंशन ले रही थी। वहीं क्यूब के अंदर वोंग तो काफी बुरी हालत में था और वो हिल तक नहीं पा रहा था। लड़ाई में लगी हुई हर एक चोट अब उसे दर्द दे रही है और वोंग भी मरने जैसी हालत में हो गया था। काफी मरती हुई आवाज में वोंग मिस मू को बस आगे बढ़ने की कहता है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ वोंग पूरी तरह से रिकवर हो चुका था और अपने कॉलेज जा रहा था। वोंग मन में सोचता है अब भी उसे वो अपना सपना ही लगता है जो वो उन मोस्टर से बचकर जिंदा वापस आ पाया, वरना उस दिन तो ऐसा लग रहा था वो किसी कीमत पर जिंदा बच नहीं सकता। वोंग को उस दिन समझ आता है कि वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, इसलिए अभी उसे काफी ट्रेनिंग की जरूरत है। वोंग मन में सोचता है अभी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में उसे सीखना होगा और जल्द से जल्द उसे पावरफुल भी बनना होगा, क्योंकि हर बार उसकी किस्मत साथ नहीं देने वाली और कोई भी उसके साथियों को परेशान ना कर पाए। साथ ही उसे वोंग का मतलब मिस मू को लेकर था, क्योंकि उस दिन वोंग के होते हुए भी मिस मू को इतना कुछ सहना पड़ा और उसकी जान तक जाते हुए बची है। ये बात आज भी वोंग को काफी दुख देती है, क्योंकि अब तक वो सोचता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, पर वो असली स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने कुछ नहीं है। इधर हम मिस मू को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ बैठी हुई थी। तभी उसके कुछ साथी वोंग को भी वहां ले आते हैं और वो मिस मू से पूछने लगता है कि उसने उसे यहाँ अचानक से क्यों बुलाया और उसके लोग कौन सी ट्रेनिंग और कौन से कंपटीशन की बात कर रहे हैं। तभी मिस मू वोंग को बताती है वो चाहती है कि वोंग उनकी एटीसी ज्वाइन करे, पर वोंग को एटीसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो पूछने लगता है कि ये एटीसी असल में है क्या। अब मिस मू अपने पास वाला काफी बड़ा पर्दा खोलती है और अपने सामने एक काफी बड़ी बिल्डिंग दिखाती है और बताती है एटीसी एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ वो सभी खुद को ट्रेन करते हैं, जिससे वो आने वाले खतरे का सामना कर सके और हमेशा पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। मिस मू बताती है सुपर ह्यूमन वर्ल्ड कॉम्पिटिशन आने वाला है, जिसमें मिस मू ने वोंग को अपने टीम मेंबर के रूप में चुना है, पर वोंग तो उसके लिए साफ मना कर देता है कि वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वैसे भी उसके पास बहुत सारे काम है, इसलिए उसके पास ऐसे किसी कॉम्पिटिशन के लिए टाइम नहीं है। तभी मिस मू कहती है ये जरूर शैन के बारे में होगा। अब वोंग तो शैन का नाम सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और मिस मू से पूछने लगता है कि वो शैन के बारे में क्या जानती है। मिस मू स्माइल करती है और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन फ्री में देने की कहती है। मिस मू बताती है कि 43rd सुपर ह्यूमन वर्ल्ड चैंपियनशिप का MVP शैन ही था। वो मिस मू से शैन के बारे में हर चीज पूछने लगता है, पर मिस मू बताती है उसे जितना पता था उसने बता दिया और उसे भी पता है कि वो बंदा छुपने में काफी ज्यादा तेज है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों में उसकी गिनती होती है। मिस मू वोंग को बताती है कि वो अकेले तो कभी शैन को नहीं ढूंढ सकता, अच्छा यही होगा कि वो उनकी मदद ले और उसके साथ कंपटीशन में चले, ये वोंग के लिए भी अच्छा होगा और शैन को भी ढूंढने में आसानी होगी। वोंग इस बात पर थोड़ा सोचता है और कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है, पर सिर्फ एक शर्त पर कि मिस मू शैन को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। वोंग के हाँ करने से मिस मू काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी टीम में सभी मेंबर्स पूरे हो चुके हैं। अब हम वोंग को देखते हैं जो शैन को सिर्फ इंतजार करने की कहता है, क्योंकि वो एक दिन पावरफुल बनकर उससे अपनी यायो को वापस लेगा।